अगला बिंदु है, अगला टैक्स है पिगोवियन टैक्स। ठीक, क्या है पिगोवियन टैक्स? टैक्स की दुनिया में कॉन्सेप्ट आया कि कई प्रकार के लेन देन ऐसे हैं जिससे किसी तीसरे व्यक्ति के कल्याण पर असर पड़ता है, या यूं कहिए कि कई प्रकार के व्यापार से किसी तीसरे व्यक्ति पर नकारात्मक असर पड़ जाता है। उस तीसरे व्यक्ति पर जो नकारात्मक असर पड़ा है, तीसरे व्यक्ति के कल्याण पर जो असर पड़ा है, उसकी भरपाई कहां से की जाए? यह हुआ उसकी भरपाई इन लेन देन करने वालों से ही कर ली जाए टैक्स लगा करके। इसी टैक्स को पिगोवियन टैक्स कहा गया। लेकिन बात गोल गोल घूम गई, उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कोयला कंपनियों ने कोयला बेचा, ठीक, और थर्मल कंपनियों ने कोयला खरीदा और उन्होंने उस कोयले से बिजली बनाई। तो जो कोयले से बिजली बनाई, जो कार्बन के पार्टिकल उड़ करके वातावरण में गए, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग हुई, जो वातावरण को नुकसान हुआ, क्या इसकी भरपाई थोड़ी सी की जा सकती है? तो कहा गया कि इसकी भरपाई करने के लिए हम पैसा इकट्ठा करें कोयला बेचने वाली कंपनियों से और उसी पैसे से स्वच्छ पर्यावरण की पहल को बढ़ावा दें। यानी कोयले से पैसे कुछ टैक्स लगा दे और उस पैसे को हम क्लीन एनवायरमेंट पहल को दे दे। जैसे मान लो भारत में पिगोवियन टैक्स लगता है, प्रति टन कोयले पर 400 रुपए का एक्स्ट्रा पिगोवियन टैक्स लगा दिया जाता है और वही 400 रुपया दे दिया जाता है भारत सरकार को कि अपने स्वच्छ ऊर्जा पहल को, नवीकरण ऊर्जा इत्यादि में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने में खर्च करें। ठीक, तो कुल मिला जुला करके बात कुल मिला करके निकली। जैसे पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पर लगाया जाता है, अभी भारत में नहीं लगाया जाता है। पेट्रोल कहना का तात्पर्य, पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल बेचा, पैसा कमा लिया। अब इससे क्या हो रहा है कि जिन्होंने पेट्रोल खरीदा हो तो गाड़ी चला रहे हैं, मजे ले रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सड़क पर साइकिल से चल रहा है उस धुएं से नुकसान तो उसको हो रहा है। यानी दो लोगों के व्यापार से तीसरे के कल्याण पर असर पड़ गया। तो कहा गया कि तीसरे के कल्याण पर असर की क्षतिपूर्ति के रूप में, तीसरे के कल्याण पर जो नकारात्मक असर पड़ा उसकी भरपाई के लिए एक अलग प्रकार का टैक्स लगाया जाए पेट्रोल बेचने वालों से, और उसी को कहा गया पिगोवियन टैक्स। ठीक, तो पिगोवियन टैक्स अभी भारत में कोयले पर लगता है। तो पिगोवियन टैक्स का सीधा का कॉन्सेप्ट है कि कोल कंपनी कोयला बेच करके पैसा कमा रही है, लेकिन इस कोयले से जो वातावरण में प्रदूषण हो रहा है, इससे कई लोगों पर नकारात्मक असर हो रहा है। इस नकारात्मक असर की भरपाई हम स्वच्छ पर्यावरण की पहल से ही कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि कोयला बनाने वाली कंपनियों पर एक पिगोवियन टैक्स लगा दिया जाए और उससे जो पैसा इकट्ठा हो, उस पैसे से हम स्वच्छ पर्यावरण की पहल को बढ़ावा दें। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा की शुरुआत हम इसी पिगोवियन टैक्स से करते हैं। तो पिगोवियन टैक्स के बारे में कहा जाता है कि पिगोवियन टैक्स उस लेन देन पर लगाया जाता है, पिगोवियन टैक्स उस लेन देन पर लगाया जाता है जिससे नकारात्मक बाध्यता, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी उत्पन्न होती है। आप कहोगे नकारात्मक बाध्यता क्या होती है? आर्थिक, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक लेन देन से तीसरे पक्ष के कल्याण पर जो पड़ने वाला प्रभाव होता है, तीसरे पक्ष के कल्याण पर जो पड़ने वाला असर होता है, उसे ही नकारात्मक बाध्यता कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल भी दे दिया है, जैसे पेट्रोल के खरीदार और विक्रेता मिलकर के जो प्रदूषण फैलाते हैं, उससे तीसरे पक्ष के जो कल्याण पर प्रभाव पड़ता है, उसे ही नकारात्मक बाध्यता कहते हैं। तो दुनिया के तमाम देशों में कहा गया कि क्यों नहीं पेट्रोलियम बेचने वाले, चाहे कोयला बेचने वाले, इन सबसे जिनसे नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न हो रही है, टैक्स वसूला जाए और उससे स्वच्छ पर्यावरण पहल को बढ़ावा दिया जाए। उसी टैक्स को कहा गया पिगोवियन टैक्स। समझ में आ गई बात? तो पेट्रोल के खरीदार और विक्रेता मिलकर के जो प्रदूषण फैलाते हैं, उससे तीसरे पक्ष के कल्याण पर जो असर पड़ता है, उसे नकारात्मक बाध्यता कहते हैं। और इस नकारात्मक बाध्यता को दूर करने के लिए जो टैक्स लगा, उस टैक्स को ही कह दिया गया पिगोवियन टैक्स। उस टैक्स को कह दिया गया पिगोवियन टैक्स। तो आइए बात को समझते हैं। तो 2010 में भारत ने कार्बन टैक्स लगाया, और इसी कार्बन टैक्स को 2017 से कहा जाने लगा स्वच्छ पर्यावरण उपकर। क्या कहा जाने लगा? स्वच्छ पर्यावरण उपकर। यह जो स्वच्छ पर्यावरण उपकर है, यह प्रति टन कोयले के खरीद बिक्री पर 400 रुपया लगता है। कितना लगता है? 400 रुपया लगता है। तो इसी स्वच्छ पर्यावरण उपकर को ही कॉन्सेप्चुअल रूप से हम कह देंगे क्या हो गया, या क्या हो गया? पिगोवियन टैक्स हो गया। इसी को हम कह देंगे कि यह पिगोवियन टैक्स हो गया, पिगोवियन टैक्स हो गया। ठीक, तो स्वच्छ प्रति टन कोयले पर 400 रुपये लगाया जाता है और इससे स्वच्छ पर्यावरण पहल को बढ़ावा दिया जाता है। क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा पर जो रिसर्च होते हैं उसकी फंडिंग भी किया जाता है। भारत में पिगोवियन टैक्स सिर्फ कोयले पर ही लगता है, और जब उसे लगाते हैं तो उसे ही स्वच्छ पर्यावरण उपकर कहते हैं। एक टन कोयला जब आप कोई कंपनी बेचती है तो एक टन कोयले की जो कीमत होती है उसमें 400 रुपया ऐड कर लेती है। जैसे मान लो एक टन कोयले की कीमत अगर 3000 रुपया हो, तो कंपनी आपसे कहेगी कि 3000 रुपया टन कोयला है, लेकिन आपसे लेगी 3400 रुपया, और वो 400 रुपया अलग से एक फंड में रखेगी और भारत सरकार को दे देगी। भारत सरकार कहेगी कि यह हम पिगोवियन टैक्स के रूप में इकट्ठा किए हैं, जिसका नाम हमने स्वच्छ पर्यावरण उपकर रखा है। अब इसी से हम स्वच्छ पर्यावरण पहल को बढ़ावा देंगे, इसी से हम क्लीन एनर्जी की फंडिंग करेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, कई देशों में दुनिया के कई देशों में या अन्य जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम पर, प्राकृतिक गैस आदि पर लगाया जाता है। भारत में तो केवल यह कोयले पर लगता है, पेट्रोलियम पर नहीं लगता है, सीएनजी पर नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोलियम इत्यादि पर लगता है। ठीक, भारत में सिर्फ कोयले पर लगता है। तो बात सही हो गई। ठीक, ये बात है पिगोवियन टैक्स की। बताइए रोहित, नशीबन बानो, शायद किसी का आज पहला क्लास है तो पूछ रहा है म्यूचुअल फंड क्या है, तो बेटा थोड़ा पिछली क्लास देख लो, हमने कहा फाड़ चिल्ला म्यूचुअल फंड बताया। ठीक ना? समझ में आ गई बात? पिगोवियन टैक्स समझ में आ गई बात? विद्यासागर बताएं, सबको आ गया? जल्दी बताओ। ठीक, अब 2016 में एक नया टैक्स लगाया गया, जिस टैक्स को कहा गया, ठीक, इक्विलाइजेशन लेवी। जिस टैक्स को कहा गया इक्विलाइजेशन लेवी। अखबार वाले इसे गूगल टैक्स कहते हैं, यानी कागज पर इसका नाम है इक्विलाइजेशन लेवी, लेकिन अखबार वाले इसे गूगल टैक्स कहते हैं। ठीक, अखबार वाले इसे गूगल टैक्स कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, गूगल टैक्स इसलिए कहते हैं कि पहले सबसे पहले 4 बड़ी कंपनियों पर लगाया। गूगल पर लगा था, अमेजन पर लगा था, फेसबुक पर लगा था, एप्पल पर लगा था। इन 4 कंपनियों को संयुक्त रूप से गाफा कंपनियां भी कहते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर लगा था, इसलिए इसे गूगल टैक्स भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं इक्विलाइजेशन लेवी क्या है। ठीक, अब समझना क्या है इक्विलाइजेशन लेवी, इसको बताते हैं। ठीक, आइए देखो, एक टैक्स की दुनिया का कॉन्सेप्ट है, बहुत मन से बहुत जोड़ करके हमसे पढ़ो। ठीक, क्लास में हमारा आपका जुड़ा होना बहुत जरूरी है, और बेसिकली बातें हमसे ही करो, आपस में मत करो। और जो लोग बीच बीच में जुड़ते हैं वो अपना बैकलॉग तेजी से पूरा करें। ठीक, समझ में आ गई बात? में बैकलॉग तेजी से पूरा करें।
तो आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, टैक्स की दुनिया का कॉन्सेप्ट क्या है। टैक्स की दुनिया का कॉन्सेप्ट है कि कंपनी जिस देश में रजिस्टर्ड होगी, ठीक, कंपनी जिस देश में रजिस्टर्ड होगी वहां उसी का हेडक्वार्टर होगा, ठीक, और वहीं से वो अन्य देशों में व्यवसाय का संचालन करेगी, ठीक, समझ में आ गई बात। भले ही दुनिया भर में संचालन करती है, ठीक, तो समझना, तो टैक्स वो जिस देश में रजिस्टर्ड होगी, जहां हेडक्वार्टर खोली होगी, वही देना होगा। यानी सिंपल सी बात, पढ़ना बात को, सिंपल सी बात पढ़ना, ठीक। देखो एक सिंपल सी बात बताते हैं, मान लीजिए ये अमेरिका है, ये यूएसए है, और यहां एक कंपनी है गूगल, ठीक। गूगल रजिस्टर्ड होगी अमेरिका में, रजिस्टर्ड होगी अमेरिका, ठीक। इसका हेडक्वार्टर भी होगा अमेरिका में, पूरा सारा ऑफिस इत्यादि, ठीक, इसके हेड ऑफिस होंगे अमेरिका में, वहां भी बिजनेस करेगी, ठीक। गूगल के हेड ऑफिस भी अमेरिका में होंगे, वो अमेरिका में भी बिजनेस करेगी, साथ साथ अन्य देशों में भी बिजनेस करेगी, अन्य देश, अदर देश में भी बिजनेस करेगी। मान लीजिए या इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, ठीक, इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, समझना बात को, ठीक, इंडिया में भी बिजनेस कर रही है। अब होता क्या है, ये कंपनियां क्या कर रही हैं कि अन्य देशों में जो बिजनेस करती हैं, मान ली इंडिया में कर रही हैं, ठीक, अन्य देशों में कर रही हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में कर रही हैं, ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया में कर रही हैं, या कहीं भी कर रही हैं, ये कंपनियां करती क्या है, ये जो कंपनियां अन्य देशों में बिजनेस कर रही हैं, ठीक, भारत में बिजनेस कर रही है, समझना बात को, इस बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाई करके ले जाती है, जो इनकम ले जाती है, भारत से जो इनकम ले जाती है, कमाई करती है, खर्चा करती है, जो प्रॉफिट होता है वो लेकर के चली जाती है अमेरिका, अपनी अमेरिकन कंपनी में दिखाती है। यानी प्रॉफिट कहां दिखाएंगे, अमेरिका में, कैसे, ठीक, कैसे, समझना, कैसे अमेरिका में दिखाएंगी। तो अब थोड़ा बात समझा दूं फिर बताऊंगा। ये प्रॉफिट कहां दिखा लेती है, अमेरिका में। ये गूगल अपना प्रॉफिट कहां दिखाएगा, अमेरिका में। तो जब ये प्रॉफिट अमेरिका में दिखाएगा तो टैक्स भी कहां लगेगा, टैक्स भी लगेगा अमेरिका में। और जब अमेरिका में टैक्स लगेगा तो भारत को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, भारत को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, समझ में आ गई बात। भारत से कमाया और भारत को कर नहीं मिला, ये बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है कि जितनी भी डिजिटल कंपनियां हैं, समझना, चाहे गूगल हुआ, चाहे फेसबुक हुआ, चाहे अमेजन हुआ, अब एक बात गौर से समझना, आप गूगल को की कमाई का सोर्स क्या है, फेसबुक की कमाई का सोर्स क्या है, फेसबुक की कमाई का सोर्स, गूगल की कमाई का सोर्स है विज्ञापन, ठीक। फेसबुक की कमाई का सोर्स क्या है, विज्ञापन, यही तो है, ठीक। फेसबुक की कमाई का सोर्स क्या है, विज्ञापन है, यही तो है। अब होता क्या है कि आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेसबुक पर विज्ञापन देते हैं, आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल का विज्ञापन देते हैं। अब होता क्या है कि समझना, ये अमेरिका है, ये यूएसए है, ठीक, ये गूगल की मूल कंपनी, ये गूगल की मूल कंपनी, ठीक। आप हैं इंडिया में, आप हैं इंडिया में, ठीक, आप हैं इंडिया में। इंडिया में आपने ऐड दिया, प्रचार दिया, और जब इस ऐड का आपने पेमेंट किया, जब इस ऐड का आपने पेमेंट किया तो जो पेमेंट हुआ वो गूगल की पेरेंटल कंपनी के नाम से हुआ। जो आपने पेमेंट किया, पता चला ऐड किया, तो जो ऐड दिया, तो आपने जो पेमेंट किया वो गूगल की पेरेंटल कंपनी, मुख्य कंपनी जो अमेरिका में है, उसके नाम से आपने पेमेंट दिया। आपने अगर मान लीजिए फेसबुक को कोई ऐड दिया, ठीक, ये फेसबुक है, ठीक, ये फेसबुक को आपने कोई ऐड दिया, फेसबुक पर आपने कोई क्या दिया, ऐड दिया, आपने फेसबुक को कोई ऐड दिया, तो उस ऐड के लिए जो पेमेंट किया, आपने पेमेंट किया फेसबुक की मूल कंपनी को, और वो कहां है, अमेरिका में है। अब जितनी भी डिजिटल कंपनियां हैं उन सबकी कमाई का सोर्स क्या है, जितनी भी कंपनियां हैं, ये डिजिटल कंपनियां हैं, उन सबकी कमाई का सोर्स ये विज्ञापन है। यानी डिजिटल कंपनियों की कमाई का सोर्स क्या है, ये विज्ञापन है। ये ऐड ही, ये जो ऐड है, विज्ञापन है, ये डिजिटल कंपनियों की इनकम का सोर्स है, या इनकम का सोर्स है, या डिजिटल कंपनियों की इनकम का सोर्स है। जो फेसबुक को ऐड दिया गया है, ठीक, वह फेसबुक की कमाई का सोर्स क्या है, ऐड है। गूगल की कमाई का सोर्स क्या है, ऐड है। जो गूगल और फेसबुक की इनकम का सोर्स है, ऐड है, और इस ऐड का यही इनके इनकम का सोर्स है। और इस ऐड का जब पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट हो रहा है गूगल की पेरेंटल कंपनी जो अमेरिका में है, जो फेसबुक की कंपनी अमेरिका में है, जो उनका हेडक्वार्टर है, उनके नाम से। अब जब पेमेंट यहां पहुंच रहा है तो इनकम भी इनकी कहां हो रही है, आय कहां पहुंच रही है, इनकी इनकम भी यूएसए में पहुंच रही है। तो ये जो टैक्स देंगे, ये लोग जो टैक्स देंगे वो टैक्स भी कहां देंगे, यूएसए को देंगे, ठीक। अब भारत को क्या मिला, ये कंपनियां कमा तो भारत से रही है, भारत को क्या मिला, भारत को इन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया, ठीक, भारत को उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया। साथ ही साथ जो थोड़ी बहुत विज्ञापन टैक्स मिलता भी है, वो थोड़ा बहुत मिलता है, वो होता क्या है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना मूल हेडक्वार्टर खोला है अमेरिका में, अमेरिकन कंपनी है। इन्होंने जिस देश में ऑपरेशन का संचालन करती है, जैसे इंडिया, जैसे गूगल है, तो गूगल है, तो गूगल कहां है, यूएसए में है, ठीक। तो मूल जो गूगल प्राइवेट लिमिटेड है, जो मूल कंपनी है, जो पेरेंटल कंपनी है, वो तो यूएसए में है। इस कंपनी की ब्रांच है, इस कंपनी की सहयोगी कंपनी है, इस कंपनी की सहयोगी कंपनी है गूगल इंडिया, गूगल इंडिया, या गूगल इंडिया क्या है, इसकी सहयोगी कंपनी है, मान लो गूगल इंडिया, बहुत छोटी सी सहयोगी कंपनी है गूगल इंडिया। अब यह जो गूगल इंडिया इसकी छोटी सी सहयोगी कंपनी है, अब होता क्या है कि इंडिया में जब आप कोई छोटा मोटा विज्ञापन इत्यादि देते हो, ठीक, तो वह ये लोग क्या करते हैं, गूगल इंडिया के नाम से पेमेंट ले लेते हैं, और छोटी मोटी इनकम वाला गूगल इंडिया के नाम से पेमेंट ले लेते हैं, और इस पेमेंट पर वो अपनी छोटी मोटी इनकम कहां दिखाते हैं, इंडिया में दिखाते हैं। तो छोटी मोटी जो इनकम है इन्होंने इंडिया में दिखाया, तो छोटा मोटा टैक्स, थोड़ा सा टैक्स, झिझक करके हल्का सा, थोड़ी सी टैक्स की जो राशि है, टैक्स थोड़ा सा, कितना, बहुत थोड़ा सा, ये बहुत थोड़ा सा टैक्स, बहुत थोड़ा सा टैक्स ये कहां दे देते हैं, ये
इंडिया को देते थे। लेकिन ये अपनी कमाई का जो मेन सोर्स है, जो इंडिया से, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, इंडिया से जो बड़ी कमाई जाती है, ठीक, जो बड़ा विज्ञापन जाता है, जो बड़ा विज्ञापन जाता है, ठीक, वो बड़ा विज्ञापन जाता है, ये लोग लेते हैं गूगल की पेरेंटल कंपनी, गूगल प्राइवेट लिमिटेड, जो यूएस में उसके नाम से। तो जो बड़ा विज्ञापन यहां जाएगा तो बड़ी इनकम भी कहां होगी, बड़ी इनकम भी कहां होगी, बड़ी इनकम हमेशा यूएसए में होगी, ठीक, और टैक्स किसको मिलेगा, यूएसओ को मिलेगा। अब भारत सरकार कहती है कि फेसबुक तो सबसे ज्यादा हमारा देश का आदमी चलाता है, गूगल का इस्तेमाल हमारा देश का आदमी करता है, विज्ञापन भी हमारे देश से ज्यादा दिए जाते हैं, कमाई भी हमारे देश से ज्यादा होती है, लेकिन उस पर टैक्स हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वो कंपनी है ही नहीं। वो कंपनी सारा ऐड ले रही है डिजिटल, अब डिजिटल कंपनी है, डिजिटल पेमेंट करो, विज्ञापन दे रहे हो, सब उसका जाता है अमेरिका। अब भारत सरकार करे इस पर कारपोरेट टैक्स तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसका इनकम ही अमेरिका में है। अब हम क्या करें? तो दुनिया के तमाम देश परेशान थे। फ्रांस ने इसका एक विकल्प सुझाया था। फ्रांस ने कहा था इनसे हम मैट भले नहीं ले सकते, सॉरी, इनसे हम कारपोरेट टैक्स भले नहीं ले सकते हैं, इनसे एक किस्म की लेवी ले सकते हैं। तो भारत ने कहा मैं भी यही करूंगा। तो भारत ने कहा कि जितनी डिजिटल कंपनियां होंगी, ठीक, और बाद में ई कॉमर्स कंपनियों को भी लाया, यानी बिजनेस टू कस्टमर कंपनी है, जैसे अमेजन है जिससे आप वस्तु खरीदते हैं। तो भारत ने कहा ये डिजिटल कंपनियां जितनी हैं, जिनकी कमाई का स्रोत विज्ञापन है, इन सभी कंपनियों से हम एक प्रकार का नया टैक्स लेने जा रहे हैं, जिसे भारत ने इक्विलाइजेशन लेवी कहा। ये इक्विलाइजेशन लेवी का बैकग्राउंड है, ठीक। अब हम आइए आपको समझाते हैं आखिर ये इक्विलाइजेशन लेवी है क्या, ये इक्विलाइजेशन लेवी है क्या। तो आ जाइए समझिएगा बात। एक बार मैं आपको पहले इक्विलाइजेशन लेवी समझा लेता हूं, ठीक, तो थोड़ा सा मैं आपसे मुखातिब होता हूं, बात आपसे करना जरूरी होगी, ठीक, समझ में आ गई बात। तो आइए इक्विलाइजेशन लेवी, गूगल टैक्स। तो गूगल टैक्स या जिसे इक्विलाइजेशन लेवी कहते हैं, वो लाया गया 2016 में। इसका उद्देश्य था भारत के बाहर स्थापित जो डिजिटल कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों को टैक्स के दायरे में ला दिया जाए। भारत के बाहर स्थापित जो डिजिटल कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों को टैक्स के दायरे में ला दिया जाए जिनकी आय का स्रोत क्या हो, विज्ञापन हो। तो कहा गया कि जो बड़ी बड़ी फेसबुक, गूगल इत्यादि कंपनियां हैं, कमाई का स्रोत विज्ञापन है और ये सारा कमाई लेके अमेरिका चली जाती हैं, ठीक, विज्ञापन से कमाती हैं, हमारे देश का पैसा हमें को टैक्स नहीं मिलता है। तो अर्थात 2016 में जो भारत के बाहर स्थापित डिजिटल कंपनियां हैं, जैसे गूगल भारत के बाहर की कंपनी है, काम भले भारत में करे, फेसबुक भारत के बाहर की कंपनी है, काम भले भारत में करे, यूट्यूब भारत के बाहर की कंपनी है, यूट्यूब पर इतना वीडियो चलता है, बीच बीच में कंपनियां विज्ञापन दिखाती हैं, वही विज्ञापन उनकी कमाई का स्रोत है। तो इसमें भारत सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता है, बाहर चली जाता है टैक्स। समझ में आ गई बात, ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो होता क्या है, तो सरकार ने कहा कि हम अब भारत के बाहर जो स्थापित डिजिटल कंपनियां हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, ठीक, इन सबको टैक्स के दायरे में लाएंगे जिनकी आय का मुख्य स्रोत क्या हो, विज्ञापन हो। और इसी टैक्स को कहा गया इक्विलाइजेशन लेवी। अखबार वालों ने इसे गूगल टैक्स कहा। तो सवाल उठता है, ठीक है भाई, 2016 में डिजिटल भारत के बाहर की स्थापित डिजिटल कंपनियों पर जो अपनी सेवाएं भारत में देती हैं, उनके विज्ञापन से आय होती है और इनकी कमाई होती है, इस कमाई को भारत सरकार टैक्स के दायरे में लाएगी। भाई हमारे देश से जो कमाओगी, जितना पैसा कमाओगे उस पर टैक्स देना होगा और उसके लिए वो गूगल इक्विलाइजेशन लेवी लेकर आई, गूगल टैक्स लेकर के आई। ये तो बात हो गई। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस इक्विलाइजेशन लेवी, इस गूगल टैक्स की जरूरत क्यों थी, ठीक। तो इस इक्विलाइजेशन, इस गूगल टैक्स की जरूरत इसलिए थी, दरअसल विज्ञापन ही इनके इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है। आखिर इन कंपनियों की इनकम का स्रोत क्या है? तो इन कंपनियों की इनकम का स्रोत ऐड है, विज्ञापन है। और एक कॉन्सेप्ट है, जहां इनकम वहां टैक्स, जहां इनकम वहां टैक्स। यही तो हमने पढ़ा है कि जहां इनकम होगा वहीं टैक्स होगा। लेकिन ये कंपनियां भारत में विज्ञापनों से जो प्राप्त आय होती है, इनकम होती है, उस पर उतना टैक्स नहीं देती थी जितना इनको देना चाहिए था। जितना टैक्स देना था उतना टैक्स नहीं देती थी। अब कहोगे इसकी वजह क्या है? अगर ये कंपनियां जितना टैक्स देना था उतना टैक्स नहीं देती थी, ठीक, तो उसकी वजह क्या है? तो वजह सिर्फ यही है कि भारत के टैक्स के दायरे में वही कंपनी आ सकती है जिसका भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में हो, कंपनी का हेडक्वार्टर इंडिया में हो, वो भारत सरकार की कंपनी एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराई हो, हेडक्वार्टर यहीं बनाई हो, मुख्य बिजनेस का संचालन यहीं से किया जाता हो, ठीक, पूरी दुनिया में उसकी सहयोगी कंपनियां हो। उन्हीं कंपनियों से भारत टैक्स ले सकता है और ये भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी यही है, ठीक। अगर गूगल भारत की कंपनी होती और अमेरिका में जाकर के कारोबार करती तो अमेरिका को टैक्स नहीं देती, वो भारत को टैक्स देती। समझ में आ गई बात। तो जो इनकम टैक्स ला है वो कहता है कि देश के टैक्स के दायरे में वही कंपनी आ सकती है जिसका भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो आप लोग कह सकते हो कि भारत को एक कानून रखने की क्या जरूरत है, हटा दे। अरे भैया भारत का ही कानून नहीं है, पूरी दुनिया का कानून है। मान लीजिए अडानी जी पूरी दुनिया में जाकर के व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया को कर नहीं देते हैं, वो भारत को कर देते, ठीक। समझ में आ गई बात। तो ये पूरी दुनिया का नियम है कि कंपनियां कर वही देंगी जहां वो रजिस्टर्ड होंगी, जहां उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक, जहां से वो व्यापार व्यवसाय करेंगी। अब है क्या, चूंकि ये कंपनियां, ठीक, भारत में व्यापार तो करती हैं, लेकिन इंडिया में जो उन कंपनियों के ऑफिस हैं वो उनकी सहायक कंपनियों के ऑफिस हैं। जैसे गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या गूगल इंडिया का प्राइवेट लिमिटेड या गूगल की एक सहायक कंपनी है जो भारत में सिर्फ गूगल के काम धंधे को देखती है। लेकिन जब आप गूगल पर कोई विज्ञापन देते हैं ना, जब आप गूगल पर कोई ऐड देते हैं तो वह विज्ञापन गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नहीं देते हैं, ठीक। वह विज्ञापन आप गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नहीं देते हैं, बल्कि वह विज्ञापन आप गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, मूल कंपनी है, जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, उस मूल कंपनी गूगल को आप पे करते हैं। यानी आपने दिया दिल्ली में विज्ञापन, लेकिन पेमेंट किया अमेरिका की कंपनी वाले को, जो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी सहायक कंपनी है, मूल कंपनी गूगल है अमेरिका में, तो आपने मूल कंपनी गूगल को पेमेंट कर दिया। अब भारत सरकार की दिक्कत है, भारत सरकार जो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, यह जो कमाई करेगी इससे ही तो टैक्स ले सकती है। तो होता क्या था, सरकार टैक्स तो लेती थी लेकिन उनकी सहायक कंपनियों के बिजनेस पर, उनकी सहायक कंपनियों के व्यवसाय पर, ठीक। और उनकी सहायक कंपनियों के व्यवसाय बहुत थोड़े मोड़े हैं। मूल व्यवसाय उनका विज्ञापन है, जो वो विज्ञापन हमेशा अपनी मूल कंपनी के नाम से लेते हैं। इससे क्या होता था कि भारत सरकार उनकी विज्ञापन से जो प्राप्त इनकम है इन कंपनियों के, उस पर टैक्स नहीं ले पाती थी। कुल मिलाजुला करके बात यही थी, उस पर टैक्स नहीं ले पाती थी। इसलिए भारत सरकार ने 2000 में एक टैक्स लगा दिया जिसे कहा गया इक्विलाइजेशन लेवी। अब ये टैक्स फंक्शन कैसे करता है, ठीक, मैं समझाता हूं आप लोगों को। ये टैक्स जैसे मान लीजिए ये है हमारे गुड्डू भैया, ठीक, इन्होंने कोई ऐड दिया है, क्या दिया है, फेसबुक को,
ठीक, फेसबुक को विज्ञापन दे दिया, फेसबुक इनका विज्ञापन छापेगा। मान लीजिए 2000 रुपया इन्होंने पेमेंट किया है, तो फेसबुक क्या करेगा, इनको 2000 रुपए की क्या कर देगा, स्लिप दे देगा। इनको क्या देगा, 2000 रुपए की स्लिप दे देगा। अब मान लीजिए, ठीक, तो पहले वाली व्यवस्था क्या थी कि फेसबुक को गुड्डू भैया ने क्या दिया, ठीक, विज्ञापन दिया 2000 रुपए का, फेसबुक की मूल कंपनी के नाम से विज्ञापन जाएगा, 2000 रुपया पेमेंट कर देंगे, फेसबुक इनको स्लिप दे देगा कि आपने हमको 2000 दिया, और उस 2000 पर फेसबुक को जो टैक्स देना होगा वो अमेरिका को देगा। भले ही इंडिया में गुड्डू भैया मिर्जापुर में बैठ करके दे रहे हैं, समझ में आ रही बात नहीं। लेकिन जब लग गई इक्विलाइजेशन लेवी, तो एक नया सिस्टम भारत सरकार लेकर आई। वो न्यू सिस्टम क्या है, भारत सरकार कहती है कि एक बात जान लीजिए आप लोग, भारत सरकार कहती है कि एक बात, ठीक, जान लीजिए, अगर यही गुड्डू भैया अब नए सिस्टम में, भारत सरकार कहती है यही गुड्डू भैया अब नए सिस्टम में यदि फेसबुक को 2000 रुपए का पेमेंट करते हैं, ठीक, तो उस 2000 रुपए के साथ साथ यही गुड्डू भैया 6% गवर्नमेंट टैक्स के रूप में भी पेमेंट करेंगे। यानी अगर 2000 रुपए गूगल किसी विज्ञापन का मांगता है, फेसबुक किसी विज्ञापन का मांगता है, तो जितने विज्ञापन की राशि रहेगी उसमें 6% एक्स्ट्रा जोड़ करके ये पेमेंट करेंगे। यानी जितने का भी विज्ञापन लेंगे ये गूगल या फेसबुक, उस पर 6% अमाउंट एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे पहले गुड्डू भैया 2000 का देते थे तो इन्हें स्लिप मिलती थी 2000 की, अब गुड्डू भैया अगर वही 2000 का पेमेंट दे रहे हैं तो 6% यानी 120 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, अब वो 2120 रुपया देंगे, और फेसबुक इन्हें 2120 रुपए का स्लिप देगा। क्या देगा, 2120 रुपए का स्लिप देगा, और इस 6% जो 120 रुपया मिलता है वह 120 रुपया इसमें से आ जाएगा भारत सरकार के खजाने में, ठीक। और यह 120 रुपया देने की जिम्मेदारी, ठीक, गुड्डू की ही है। यानी वो 2000 ऐसे दिखा देंगे, 2000 हम गूगल को दे रहे हैं, जब इनके पास बिल आएगा 2120 रुपए का, तो उसमें रहेगा 2000 रुपया फेसबुक को गया, 120 रुपया, ठीक, आपके हिस्से से ही पेमेंट किसको भेज दिया गया, इंडिया गवर्नमेंट को भेज दिया गया। तो यही 6% का इक्विलाइजेशन लेवी है, यही 6% का गूगल टैक्स है। बताओ। अच्छा, उज्जवल कह रहे हैं कि यानी सर पीडब्ल्यू अगर अपना ऐड यूट्यूब पर दे रहा है, अब ठीक इस तरह होगा, अब इस तरह होगा, अब पीडब्ल्यू देगा, विज्ञापन का पैसा वो लोग लेंगे, और टैक्स का भी पैसा पीडब्ल्यू देगा, तो टैक्स चला जाएगा भारत सरकार के खाते, ठीक। अच्छा, नामा कैफ कह रहे हैं कि सर बीजेपी एग्जिट पोल में विनर हो गई है तो शेयर मार्केट में उछाल क्यों आएगा। चलो सब बात क्लास की बात करेंगे, ठीक ना, ठीक। सीमा करिए यूएसए को तो उतना ही मिलेगा, उसको मिलेगा, उससे हम कमी नहीं कर सकते। ये गूगल टैक्स समझ में आ गया। और थोड़ी सी एक बात, थोड़ा सा आप लोग ना हमसे बात कीजिए, आपस में आप लोग बहुत बात करते हैं, तो जब मैं कमेंट बॉक्स को देखता हूं तो मेरे कहने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो मेरा आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मेरा आपसे जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। मेरी हर ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऑफलाइन जैसी हो जाती है, ये क्लास नहीं वहां तक मैं ले जा पा रहा हूं, ठीक ना। तो आलतू फालतूगिरी वाली बातें कम कीजिए, जो भी बातें करना है हमसे किया कीजिए, बताया जाए, ठीक। रोहित बताओ, ये बात यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक। अब कह रहा है गुड्डू का पैसा का, अरे गुड्डू को जब 2000 देना होता था, अब 120 रुपया, एक पढ़ लो। अच्छा, क्लास पर ध्यान नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गई, बात पूरी तरह से समझ में आ गया, ठीक, ठीक। साक्षी करें वो पैसा तो आप डिजिटल पेमेंट करें तो अमेरिका जा रहा है, भारत सरकार किसी टैक्स ले लेगी, ठीक। एक बात थॉमस उतना ही बड़ा काम का प्लानिंग नहीं करना है, कोई महान काम का प्लानिंग नहीं करना है, जो आपने लक्ष्य तय किया उसके लिए डेली आसानी से काम करना है, काम करते जाइए, हर दिन का काम करते जाइए। इतनी खराब है कर रहे हैं हम दुनिया से कुछ लेकिन उंगलियों से लिख रहे हो तो भी आप कुछ बोल ही रहे हो, और इसका नुकसान क्या होता है, आपको कह दिया जाएगा 2 घंटे पढ़ने के लिए, चुप होने का मतलब मुंह नहीं उंगली, कुछ ना समझ में आए तो पूछो। इस दुनिया में किसी भी चीज को जीतना है, अगर सर्वाइव करना है तो उसे प्रतिस्पर्धा में जीतना होता है। आप लोगों को यूनिवर्सिटी में यह समझाना था, आपके सोसाइटी के बड़े बुजुर्गों को कर सकता, हम तो नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इंडिया अपने प्रॉफिट में दिखाएगा, दूसरे देश को क्या टैक्स क्यों देगा। एक सिंपल सा नियम है, आगे बढ़ो। यानी कुल मिला जुला करके इक्विलाइजेशन लेवी ऐसे लाई गई, जो ये गुड्डू भैया 2000 पेमेंट फेसबुक को मांग रहे हैं, दे रहे हैं डायरेक्ट, भारत सरकार कभी भी फेसबुक से नहीं कर सकती है, कुछ 2000 भी हमको दीजिए। कहीं शंख बज रही है, पूजा हो रही है, उसी की आवाज आ रही है, ठीक। भारत सरकार कभी नहीं कर सकती है, किस 2000 में से हमें दीजिए, ये टैक्स वाही नहीं कहता है, ठीक। ये टैक्स, अरे जो आवाज आ रही है कहीं ऊपर पूजा हो रही है ऊपर, तो शंख बज रही है शायद, उसका आ रहा है, समझ गए, ठीक। और ये बात इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं डांट रहा हूं, ये डांट नहीं रहा हूं, असली तैयारी यही है, मैं आपको जागृत कर रहा हूं कि हर जगह अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखिए, कर रहे हैं आपको रिजल्ट देगा, आपकी एकाग्रता, आपका संयम। हमें विद्यार्थी में राष्ट्र तक बात हो गई। जब इक्विलाइजेशन लेवी लगी तो दुनिया भर की कंपनियों ने इस लेवी पर बड़ा विरोध किया, दुनिया भर की कंपनियों ने इस लेवी पर क्या किया, ठीक, बहुत विरोध किया। और जब दुनिया भर की कंपनियों ने लेवी पर विरोध किया, भारत सरकार से कही क्या कर रहे हैं, भारत सरकार ने कहा चलिए काम करते हैं, थोड़ी हम आपको छूट दे देते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि 1 लाख तक के विज्ञापनों पर हम टैक्स नहीं लेंगे, भारत सरकार ने कहा कि 1 लाख के विज्ञापनों पर तक पर हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक।
यानी भारत सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख तक का विज्ञापन देता है तो उस 1 लाख के तक के विज्ञापन हम 6% नहीं लेंगे, लेकिन 1 लाख से अधिक जो विज्ञापन देगा तो हम 6% लेने लगेंगे। साथ साथ ये बात जो बार बार आप कह रहे हो, इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया था कि आप कह रहे हो ना कि फेसबुक या गूगल सीधे सरकार को टैक्स क्यों नहीं देती है, तो उसका जवाब आपके टैक्स के लाभ है। दुनिया के किसी भी देश में कंपनी वही उसको टैक्स देती है जहां वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उसका परमानेंट रजिस्टर्ड है। ठीक, अब अगली बात, तो इन डिजिटल सोशल मीडिया की कंपनियों पर तो लगा दिया गया 2016 में। उसके बाद सरकार ने 2018 में कहा कि जो कुछ बिजनेस साइट्स हैं, ठीक, तमाम प्रकार की बिजनेस साइट्स आपको दिखती है ना, जो अपने व्यवसाय का प्रमोशन करती है ऑनलाइन आकर के सोशल मीडिया पर आकर, और सरकार ने कहा कि ये जो बिजनेस साइट्स हैं, अगर इनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी है, यानी भारत में भले ही इनका हेडक्वार्टर ना हो, अगर भारत में शाखा कार्यालय भी है, ठीक, और भारत में इनकी उपस्थिति है, ये भारत में व्यवसाय कर रहे हैं, भले ही भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, तो भारत सरकार ने कहा कि जितने भी बिजनेस साइट्स हैं, भले ही वो भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, भारत में उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, अर्थात बाजार में है, व्यापार कर रहे हैं, ठीक, तो भारत सरकार ने कहा हम इनको भी टैक्स के दायरे में लाएंगे। ठीक, अर्थात भारत सरकार ने कहा कि किसी विदेशी कंपनी की भारत में कितनी और किस हद तक मौजूदगी है उस पर भी टैक्स लगेगा, कितनी और किस हद तक मौजूदगी है उस पर भी टैक्स लगेगा। और 1 अप्रैल 2020 से जो हमारी बिजनेस टू कस्टमर कंपनी है उसको भी टैक्स के दायरे में ला दिया गया। बिजनेस टू कस्टमर कंपनी का मतलब होता है वह कंपनी जो सरकार को जो प्रोडक्ट सीधे ग्राहक को बेचती है। अमेजन है, सामान खरीदती है, सीधे आपके घर ले आकर के सप्लाई कर देती है, तो क्या है, बिजनेस टू कस्टमर कंपनी है। फ्लिपकार्ट है, सामान खरीदती है, आपके घर ले आकर सप्लाई कर देती है, क्या है, बिजनेस टू कस्टमर कंपनी है। मिंत्रा क्या है, ठीक, मिंत्रा क्या है, मिंत्रा सामान खरीद के सीधे आपके घर पर सप्लाई कर देती है, तो क्या है, बिजनेस टू कस्टमर कंपनी है। तो कुल मिला जुलाकर के 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस टू कस्टमर कंपनियों पर भी टैक्स लगा दिया गया, उनको भी इसी गूगल टैक्स के दायरे में ला दिया गया। ठीक, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इन सब कंपनियों को भी टैक्स के दायरे में ला दिया गया। और इन कंपनियों से कहा गया कि आपके प्रॉफिट पर हम टैक्स नहीं लेंगे। समझना, जैसे अमेजन अमेरिकन कंपनी है तो भारत कह रहा है हम आपके प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि आप हमारे यहां रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप जब भी टैक्स देंगे प्रॉफिट पर तो अमेरिका में ही देंगी। समझना, तो भारत कह रहा है हम आपके प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लेंगे। भारत कह रहा है हम आपके हर ट्रांजेक्शन पर टैक्स लेंगे, और भारत कह रहा है हर ट्रांजेक्शन पर 2% का टैक्स देना होगा। भारत कह रहा है कि हर ट्रांजेक्शन पर 2% का टैक्स देना होगा। ठीक, ज्यादा सो रहा है, ठीक, क्या किया जाए, थोड़ा उनको आधे घंटे के लिए बंद करवा दें। अच्छा, इन बिजनेस टू कस्टमर कंपनियों को भी हम टैक्स के दायरे में ला रहे हैं, पैसा इनसे भी लेंगे, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि इनसे हम प्रॉफिट पर पैसा ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे देश में रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक, और जब हमारे देश में रजिस्टर्ड नहीं है, हम इनके प्रॉफिट पर हम टैक्स ले नहीं सकते हैं, तो भारत सरकार ने कहा हम दूसरा जुगाड़ लगाते हैं, नाक को ऐसे न पकड़ करके ऐसे पकड़ते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि इनके हर ट्रांजेक्शन पर हम 2% का टैक्स लेंगे, इनके हर ट्रांजेक्शन पर, ठीक, 2% का टैक्स लेंगे। भारत सरकार ने कहा कि जितने का ट्रांजेक्शन करेंगी, लाभ नहीं, जितने का ट्रांजेक्शन करेंगी, जितने का लेन देन करेंगी हमारे देश में, उस पर हम 2% टैक्स लेंगे। ठीक, कितना लेंगे, 2% टैक्स लेंगे। ठीक ना, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, ठीक, अब अर्थात कंपनी यदि भारत में 1 वर्ष में 2 करोड़, और इसके बाद एक शर्त रखी गई, कहा गया, ठीक, कहा गया कि हम क्या लेंगे, जितना 1 साल, मान लो कोई कंपनी 1 साल में ट्रांजेक्शन की है, खरीदारी बिक्री 100 करोड़ का की है, तो भारत सरकार कहेगी 100 करोड़ पर 2% हम टैक्स लेंगे, 100 करोड़ पर हम 2% टैक्स लेंगे। ठीक, इसका भी थोड़ा सा विरोध होगा क्योंकि भारत में क्या है कि छोटी छोटी बिजनेस टू कस्टमर कंपनियां भी आ गई हैं जो भारत के अपने बच्चों की हैं, अपने लोगों का स्टार्टअप है। तो अपने लोगों ने कहा, करे भैया वो फ्लिपकार्ट वाले, अमेजन वाले, तो अमेजन वाले बहुत बड़े लोग हैं, हमको कहा सीट लियो। भारत सरकार ने कहा टेंशन मत लो। तो भारत सरकार ने किसमें शर्त लगा दी, यदि कोई कंपनी भारत में 1 वर्ष में 2 करोड़ से कम कमाई करती है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। यदि कोई कंपनी 1 वर्ष में 2 करोड़ से कम कमाई करती है तो उस पर टैक्स हम नहीं लेंगे। यानी देखेंगे कंपनी का 1 वर्ष में 2 करोड़ से कम कमाई है कि अधिक कमाई है तो उस पर टैक्स नहीं लेंगे। अब अमेजन है, अरे उसका हर दिन का कमाई 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक, उसका तो हर दिन का 2 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं है। लेकिन भारत की जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उन बेचारों का तो क्या है, उन बेचारों छोटी मोटी कंपनियां का तो 1 दिन का कितना है, 1 दिन का बहुत है, तभी 1,50,000 की कमाई, 10,000 की कमाई हो रही है। बात समझ में आ रही है बात। तो कहा गया कि यदि कोई कंपनी भारत में 1 वर्ष में 2 करोड़ से कम कमाई करती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, बाकी यदि कोई कंपनी 1 साल में 2 करोड़ से अधिक कमाती है तो उसको हम इस इक्वलाइजेशन लेवी, इस पिगोबियन टैक्स के दायरे में लाएंगे। ठीक, क्या लाएंगे, पिगोबियन टैक्स के दायरे में लाएंगे। और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि यह इनकम टैक्स 1961 के तहत आयकर और निगम कर का भाग नहीं होगा। भारत सरकार ने लिख दिया कि जो हम ये टैक्स लेकर के आ रहे हैं, इक्वलाइजेशन लेवी या हमारे इनकम टैक्स 1961 के तहत ना हमारे इनकम टैक्स का हिस्सा लिख के दे दिया, ना हमारे कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा है, ना हमारे निगम कर का हिस्सा है। ये एक लेवी है, कंपनियों को देनी होगी। साथ साथ ये भी कहा गया कि कोई भी विदेशी कंपनी इस आधार पर नहीं बच सकती है कि उसे अपने गृह राज्य में दोहरे कराधान से सुरक्षा प्राप्त है। अर्थात मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जिससे भारत सरकार ने दोहरे कराधान पर समझौता किया है। कई देशों से व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए भारत सरकार उन देशों से समझौता करती है कि आपके देश की कंपनियों पर जो व्यवसाय होगा हम अपने देश में टैक्स नहीं लेंगे, और वो देश भारत से कहता है ठीक है आपके देश की जो कंपनी आएगी हम अपने देश में टैक्स नहीं लेंगे। इसे कहते हैं दोहरे कराधान पर समझौता, दोनों देशों ने आपस में किया होगा। तो भारत सरकार ये भी लिख के दे रही है कि ये वाला जो हम लगाए है ना, ये दोहरे कराधान से अगर समझौता भी हुआ है तो भी ये कंपनी उस समझौते के दायरे में नहीं आएगी। ठीक, एकदम पक्का हो गया। यही है इक्विलाइजेशन लेवी, यही है गूगल टैक्स। बताओ बच्चा सब,
अभी थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है, ऊपर लोग घिसाई कर रहे हैं हमारे स्टूडियो के ऊपर, दूसरे का फ्लैट है ना, हम कर रोक नहीं करेंगे। ठीक, एकदम आ गया, एक बार देख लोगे तो एकदम याद हो जाएगा ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। ममता, श्रुति सिंह, हिना, पूजा, अच्छा तभी तो आप 2 घंटे हमारे लिए छोड़िए, उसके बाद जाकर के गांव के चौराहे पर खड़े हो जाकर पेड़ पर चढ़कर टैक्स, एंजल टैक्स हो गई बात। तो ये हो गया, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टैक्स बताते हैं, एंजल टैक्स। एंजल टैक्स, अच्छा इस एंजल टैक्स के बारे में बड़ी मजेदार चीज है। मैक्सिमम जगह इसे गलत लिखा गया है, गलत पढ़ाया गया है। तो कई जगह आप लोग पढ़ोगे, किसी अन्य लोगों का नोट्स भी तो आप लोग देखते रहते हो, तो कई जगह मिलेगा दूसरा मिलेगा, तो जो दूसरा मिले तो गलत है, यही वाला सही है। दरअसल हुआ क्या है कि एंजल टैक्स से जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि जो एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा था उस पर जो टैक्स लगता है उसे एंजल टैक्स कहते हैं। नहीं, कई लोगों ने ये लिखा होगा कि एंजल इन्वेस्टर जो स्टार्टअप में निवेश करता है उससे सरकार टैक्स लेती है, उसे एंजल टैक्स कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दूसरा मामला है, कुछ मिला जुला करके उसी का मामला है। तो आओ, ठीक, आइए समझाता हूं, पहले इस तरह से आप लोग को समझाता हूं एंजल टैक्स। तो समझाता हूं पहले एंजल टैक्स। ठीक, एंजल टैक्स। ठीक, चलिए, हमने कहा था ना कि स्टार्टअप उसी कंपनी में निवेश करेगा जो 3 साल से अधिक पुराने, उसी कंपनी में निवेश करेगा जो 3 साल से अधिक पुरानी न हो। यही तो समझाया था ना कि स्टार्टअप उसी कंपनी में निवेश करेगा जो 3 साल से अधिक पुरानी न हो। याद है ना, कहा था ना। ठीक, अब देखो बीच में क्या हुआ था कि स्टार्टअप निवेश भी करता था, तो अपना ठीक है भाई, निवेश कर रहा है, कंपनी आगे बढ़ रही है। लेकिन कई बार, ठीक समझ ला, कई बार हुआ क्या कि इस निवेश के चक्कर में काला धन सफेद धन होने लगा था, ब्लैक मनी व्हाइट मनी। कैसे? तो आइए बताते हैं कैसे कैसे खेला हो गया। कहते हैं ना बंगाल में, खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए। तो कल 4 जून है, कल 4 जून है, कल खेला हो गए। तो आइए बताते हैं। ठीक, अब आ जाना एंजल टैक्स क्या है। देखो अभी देखना, अब एंजल इन्वेस्टर तो था, लेकिन कुछ एंजल इन्वेस्टर ऐसे बने जिन्होंने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने लगे। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी, ध्यान से समझो, तुम्ही लोग निवेश हो मोरा, तुम्ही लोग निवेश हो मेरा, मेरा इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है, तुम ही सब हो। और अब तक मुझसे पढ़ करके ये तो लगा होगा कि थोड़ी मोड़ी इकोनॉमी हमें भी आती है, ये तो मानते हो ना, ज्यादा तो नहीं आती है, थोड़ा बहुत आती है ना। तो मुझसे पढ़ के लगा होगा थोड़ी बड़ी इकोनॉमी, थोड़ी बहुत इकोनॉमी हमारे गुरुजी को भी आती है। तो बताओ, अगर मुझे थोड़ी मोड़ी इकोनॉमी है तो मैं अपना निवेश घाटे में तो जाने नहीं दूंगा, मैं अपना निवेश तो प्रॉफिट में लाऊंगा। समझ में आ गई बात? ठीक, मैं अपना निवेश प्रॉफिट में तो लाऊंगा, और मेरा निवेश क्या है, तुम सब हो। और निवेश प्रॉफिट में कब आएगा? जब तुम सबके जीवन में तरक्की आए, ऊंचाई आए, तभी तो आएगा। ठीक ना? इसलिए मैं वो हर डंडा चलाऊंगा जिससे तुम सबके जीवन में तरक्की आए, ऊंचाई आए। मैं अपना इन्वेस्टमेंट बेकार होने नहीं जाने दूंगा। ठीक, काजल क्या कर रही है, सब आप लोग मेरा निवेश हो, और मैं अपने निवेश पर एकदम बाज वाली नजर रखता हूं। ठीक, समझ में आ गई बात? और मेरा प्रॉफिट क्या है? मेरा प्रॉफिट ये नहीं है कि आप आईएएस बन जाओ तो आना मेरे साथ फोटो खिंचाना, मैं मना कर देता हूं। ठीक, हां, जाना तो काम करना। एक दिन ऐसा आए कि आप किसी जिले के कलेक्टर रहो, और जब कोई आदमी आपके ऑफिस में आए तो आपके पास आने से पहले उसे भरोसा हो कि ये एसपी साहब हैं, एडीएम साहब हैं, ये हमारा काम कर देंगे, हमारे साथ जस्टिस कर देंगे। तो कोई पूछेगा तुमको कैसे भरोसा? तो आदमी कहेगा ये पीडब्ल्यू से पढ़ के आए हैं ना, ये पीडब्ल्यू से पढ़ के आए हैं ना, वहां के बच्चे यूनिक होते हैं, अनोखे होते हैं। लोग कहेंगे ये लोकेश त्रिपाठी के विद्यार्थी हैं ना, वो अलग, यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप जीवन में खुशी। इस कंपनी का जो ऑनर है या व्यक्ति है, ठीक, या जाता है किसी एंजल इन्वेस्टर के पास, या जाता है किसी एंजल इन्वेस्टर के पास, या क्या है, या एंजल इन्वेस्टर है। चलो, ये वही वाला है, पापा का परा जो तुम लोग देखे थे ना, वही वाला है, या एंजल इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर है। ठीक, और एंजल इन्वेस्टर से कहता है हमारी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। यही तो कहता है ना भाई, इन्वेस्ट करो। और बदले में एंजल इन्वेस्टर को क्या मिलता है, इस कंपनी में क्या मिलती है, हिस्सेदारी मिलती है। सारा खेला तो यही है, क्या मिलती है, हिस्सेदारी मिलती है। सारा खेला क्या है, यही है, हिस्सेदारी मिलती है, यही सारा खेला है। प्रोसेस तो यही है ना भाई। ये कंपनी वाला जाता है एंजल इन्वेस्टर के पास, एंजल इन्वेस्टर को अपना बिजनेस समझाता है, कहता है हमारी कंपनी में निवेश कीजिए, हम आपको अपना पार्टनर बना लेंगे। बस यही खेला है। अब इसी खेला में खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा काले धन को सफेद बनने का। कैसे? तो आइए समझाते हैं। ठीक, इसी खेला में खेला हो जाएगा काले धन के सफेद बनने का। तो कैसे? आइए इसको समझाते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? ये तो नॉर्मल है ना, इसका इन्वेस्टर कंपनी में पैसे देगा, कंपनी से उसकी हिस्सेदारी खरीद लेगा। ठीक, नॉर्मल तो यही है, लेकिन खेला तो यही होता है। इसमें खेला कैसे हो जाएगा देखना। अब हो गया कैसे? चलिए, ये कंपनी अब होगा कैसे देखना, कैसे काला धन सफेद धन बनेगा। ये कंपनी वाला, मान लीजिए ये कंपनी की टोटल एसेट्स की कीमत हो 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन हो 200 करोड़। ठीक, समझ में आ गई बात? 200 करोड़ रुपए। अब जो डील होगी कंपनी और एंजल इन्वेस्टर में, तो कंपनी कहेगी कि हम आपको अपनी 50% हिस्सेदारी दे रहे हैं।
यानी इस कंपनी का 50% हिस्सा किसको मिल गया? एंजल इन्वेस्टर का। यानी इस कंपनी ने अपना 50% हिस्सा बेच दिया किससे? एंजल इन्वेस्टर से। तो अगर यह 200 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी अपना 50% हिस्सा किसी एंजल इन्वेस्टर को बेच रही है, तो एंजल इन्वेस्टर इस कंपनी को कितना पेमेंट करेगा? कितना पेमेंट करेगा बताओ? ठीक, कितना पेमेंट करेगा? तो यह अगर 200 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी एंजल इन्वेस्टर को अपना 50% हिस्सा बेच रही है, तो कितना इन्वेस्ट करेगा बताओ? 100 करोड़ करेगा ना? ठीक, यानी एंजल इन्वेस्टर इनको कितना करेगा? 100 करोड़ करेगा। ठीक, लेकिन इन दोनों में बात हो जाता है, समझना, इनमें और इनमें बात हो जाता है। कंपनी कहेगी कि हम आपसे 50% हिस्सा आपको दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर क्या करता है? 50% हिस्से की जितनी कीमत है उससे डबल ट्रिपल कीमत दे देता है। यानी इस इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए था, अगर हम इस एग्जांपल पर बात करें, 100 करोड़, या दे देता है 200 करोड़। हिस्सा ले रहा है 50%, देना चाहिए 200 करोड़, लेकिन दे कितना रहा है? 200 करोड़। यानी वाजिब कीमत कितनी है? वाजिब कीमत कितनी है? वाजिब कीमत कितनी है? 100 करोड़। अतिरिक्त कितना दे रहा है? अधिक कितना दे रहा है? अधिक कितना दे रहा है? 100 करोड़। 100 करोड़ अधिक दे रहा है ना? ठीक, यानी 50% हिस्सा लेके देना चाहिए था 100 करोड़, देने क्या रहा है? 200 करोड़। 50% अधिक दे रहा है। ये इन्वेस्टर 50% अधिक क्यों दे रहा है? पगलैट नहीं है ये इसलिए दे रहा है कि ये 200 करोड़ इसके पास ब्लैक मनी है, ये इस ब्लैक मनी को व्हाइट बना ले रहा है। ठीक, 100 करोड़ अधिक दे दिया ना, तो ये क्या कर रहा है? ये ब्लैक मनी को क्या कर रहा है? व्हाइट बना ले रहा है। ठीक, समझ गए? अब सरकार ने कहा किसी हम रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार की इसमें गलत है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो सरकार ने कहा एक काम करते हैं, इस पर थोड़ा दूसरे तरीके से दिक्कत नकेल कसते हैं। तो दूसरे तरीके से नकेल कैसे कही गई? दूसरे तरीके से जो नकेल कैसे कही हो, ठीक, कैसे कही गई समझाता हूं। देखो, कहा गया कि देखो वाजिब कीमत 100 करोड़ है, अधिक कीमत कितनी दी गई? 100 करोड़। सरकार ने कहा इस कंपनी को जो 100 करोड़ अधिक मिली है, इस कंपनी को जो 100 करोड़ अधिक मिला है, इस 100 करोड़ को हम इस कंपनी का इनकम मान लेंगे, प्रॉफिट मान लेंगे। कहा गया किसको? इनका इनकम मान लेंगे कि आपने अपना 100 करोड़ आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपने तो 200 करोड़ ले लिया। माल बेचा 100 करोड़ का, माल बिकना था 100 करोड़ का, आपने बेच दिया 200 करोड़ का, यानी इनकम कितना हो गया? 100 करोड़ का। 100 करोड़ अधिक आपने ले लिया। कहा कि जो भी कंपनी एंजल इन्वेस्टर से शेयर से अधिक पैसा ले लेगी, उस पैसे को हम कंपनी का इनकम मान लेंगे, इनकम मतलब कंपनी का प्रॉफिट मान लेंगे। और सरकार ने कहा जब ये 100 करोड़ आपका इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इस 100 करोड़ पर ही हम एक टैक्स लगाएंगे जिसे एंजल टैक्स कहेंगे, एंजल टैक्स कहेंगे। और सरकार ने कहा ये हम लगाएंगे 30%। सरकार ने कहा हम लगाएंगे 30%। ठीक हो गया? अब देखो, कई लोगों को जो आवाज आ रही है उससे दिक्कत हो रही है, तो उससे दिक्कत का मेरे पास कोई विकल्प नहीं हुआ, दूसरा आदमी है, मैंने उनसे कहा बंद कर दीजिए, उनका घर बन रहा है, नहीं बंद कर रहे हैं, हमारा जो स्टूडियो मुखर्जी नगर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कोई विकल्प समझ लो। तो ये इनको कहा गया कि आप टैक्स दीजिए, और ये कहलाया एंजल टैक्स। सरकार ने कहा हम एंजल टैक्स लगाएंगे। ठीक, मैं समझ रहा हूं दिक्कत हो रही है कई लोगों को, जो बच्चे रिकॉर्ड देखेंगे उनको भी दिक्कत होगी, लेकिन इस दिक्कत का मेरे पास एक ही समाधान है, क्लास बंद कर दिया जाए। एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बताओ। ठीक, कह रही है सरकार की कोई बात नहीं, तुम लो इनसे एक्स्ट्रा, करो इनका काला दम सफेद, लेकिन हम 30% टैक्स लेंगे। इन्वेस्टर को क्या प्रॉफिट है कि इन्वेस्टर के पास, इसके पास ब्लैक मनी है, हर आदमी चाहता हमारा काला धन सफेद बने, क्योंकि काले धन का इस्तेमाल कहां से कर पाएंगे? जी नहीं, सरासर बिल्कुल गलत। एंजल टैक्स इस कंपनी के मॉनर से वसूला जाएगा जब यह अपनी हिस्सेदारी में वाजिब कीमत से अधिक कीमत वसूलेंगे, तो इनसे एंजल टैक्स वसूला जाएगा। ठीक ना? तो 30% हो गया। अब एक बात और गौर है, सरकार को कैसे पता चलेगा कि यह वाजिब कीमत से अधिक कीमत वसूल रहा है? सरकार को कैसे पता चलेगा? तो सरकार क्या कह रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बनाया, गवर्नमेंट कह रही है कि जब कोई भी कंपनी या कोई कंपनी है, सरकार कह रही है यह कंपनी है या कंपनी और या कोई एंजल इन्वेस्टर है, ठीक, या कोई एंजल इन्वेस्टर है, ठीक। सरकार कह रही है जब यह एंजल इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और इस कंपनी की पार्टनरशिप लेगा, यानी हिस्सेदारी लेगा, ठीक, हिस्सेदारी लेगा, यही तो होगा। तो इस हिस्सेदारी में जो इन्वेस्ट कर रहा है, या कंपनी जो अपना हिस्सेदारी क्या कर रही है, एक प्रकार से हिस्सेदारी बेच रही है इन्वेस्टर से, तो बेचने के पहले इस कंपनी का वैल्यूएशन होगा, इस कंपनी की प्राइस का मूल्यांकन होगा, जब, ठीक, और प्राइस का मूल्यांकन क्या कौन करेगा? तो सरकार करिए कि जब भी किसी कंपनी को, किसी एंजल इन्वेस्टर को अपना शेयर बेचना होगा, एंजल इन्वेस्टर से पैसा लगवाना होगा, तो आपको अपनी कंपनी का मूल्यांकन कराना होगा। किससे? किसी मर्चेंट बैंक से। कोई भी बैंक जब व्यापार की डील करता है तो मर्चेंट बैंक बन जाता है, यानी कोई बैंक इनका मूल्यांकन करेगा। अर्थात मान लीजिए इस कंपनी ने कहा कि हम 50% हिस्सेदारी दे रहे हैं 200 करोड़, और इन्होंने क्या दे दिया? 200 करोड़ दे दिया। तो
मर्चेंट बैंक मूल्यांकन करके, मर्चेंट बैंक जो प्राइस मूल्यांकन करके गवर्नमेंट को बताएगा, गवर्नमेंट को बताएगा कि देखिए सरकार, ये जो 50% हिस्सेदारी दिए हैं और 200 करोड़ लिए हैं, एक्चुअल यही है कि 50% हिस्सेदारी बराबर 100 करोड़ ही बनता है। इस कंपनी की 50% हिस्सेदारी 100 करोड़ के ही लायक है, 200 करोड़ के लायक नहीं है। यानी बैंक अपनी रिपोर्ट देगा कि इन्होंने 100 करोड़ अधिक लिया है, प्लस लिया है, और यही 100 करोड़ इनकी इनकम है। तो जो बैंक रिपोर्ट दे देगा, सरकार कहेगी इधर आइए, आपने 100 करोड़ अधिक दिया है, इस पर हम आपको एंजल टैक्स लेते हैं। तो ये प्रक्रिया है, ठीक, ये प्रक्रिया है। समझ में आ गया ना? तुम लोग सोच रहे थे सरकार को कैसे पता चलता है, तो प्रक्रिया यही है, ठीक, क्लियर हो बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? तो आओ इसको कुछ यूं बताते हैं। तो एंजल टैक्स, इसलिए मैं दोनों काम लेके आ रहा हूं भैया। जब बोर्ड पर बताता हूं सब पीपीटी वाले हल्ला करते हैं, जब पीपीटी बताता हूं बोर्ड पर हल्ला करते हैं, इसलिए एक बार बोर्ड पर बताता हूं फिर पीपीटी पर। अब देखो, यानी एंजल टैक्स, ये एंजल इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करेगा किसी स्टार्टअप में, स्टार्टअप उसे क्या दे देगा? शेयर दे देगा। स्टार्टअप क्यों अपना क्या चाहता है? कारोबार का विस्तार करना चाहता है, ठीक। स्टार्टअप या जो शेयर है वह वाजिब कीमत के मुकाबले ज्यादा कीमत पर देता है, ठीक। ज्यादा कीमत को गवर्नमेंट इनकम मानती है और इनकम पर टैक्स लेती है, वो एंजल टैक्स कहलाता है, वो 30% है, ठीक। ये 30 अब तक 30% ही है, जब कभी भविष्य में बढ़ना होगा बढ़ेगा, लेकिन ये निश्चित रहता है इतना, ये 10-20 साल पर एक आध बार चेंज होता है, ठीक ना। ये 2012 में लगा था, बीच में अपना चेंज हो गई बात। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें भी थोड़ी सी कुछ रियायत दी गई है। कहा गया है कि यदि कोई इन्वेस्टर 100 करोड़ तक इन्वेस्ट करता है तो उसको हम इस एंजल टैक्स से छूट देंगे। यानी किसी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 100 करोड़ तक का है तो उसको हम इस एंजल टैक्स से क्या दे देंगे? छूट दे देंगे। यदि 100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम एंजल टैक्स से क्या दे देंगे? छूट देंगे। साथ साथ ये भी कहा गया है यदि 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाला कोई स्टार्टअप है, उसका कुल व्यवसाय 250 करोड़ है और वो अपना हिस्सा बेच रहा है, यानी अगर कोई स्टार्टअप इन्वेस्ट कर रहा है 100 करोड़ तक का इन्वेस्ट है तो उसको छूट देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कंपनी अपना हिस्सा बेचने जा रही है और उस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन ही 250 करोड़ तक का ही आता है तो उसको भी छूट देंगे, ठीक। और जो मर्चेंट बैंक होगा, व्यापारी बैंक होगा, वही स्टार्टअप को वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक। एक नोट भी लिख दिया गया है कि ये 2012 में शुरू किया गया, काले धन को सफेद बनाया जा रहा था एंजल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, इसलिए एंजल टैक्स लाया गया, ठीक, ठीक। टर्नओवर, श्वेता कह रही है कि टर्नओवर क्या है? टर्नओवर मतलब कंपनी का साल भर का कामकाज, टोटल कामकाज, टोटल लेनदेन, टोटल खरीद बिक्री, टर्नओवर कहते हैं। कोई बात? हाँ, जितना ज्यादा पैसा दिया है उस पर, मान लीजिए 100 करोड़ एक्चुअल देना चाहिए, 100 करोड़ दे दिया, 150 करोड़ तो 50 करोड़ ज्यादा दिया ना, तो बैंक कहेगा चलो 50 करोड़ ज्यादा दिया है, 16 करोड़ देना चाहिए, सरकार कहेगी अच्छा 50 करोड़ ज्यादा दिया है, यानी तो मिला किसको है? कंपनी वाले को। तो प्रॉफिट किसकी हुई? कंपनी वाले को। तो सरकार कहेगी अच्छा 50 करोड़ कमाए हो, एंजल इन्वेस्टर से 50 करोड़ कमा लिए, कोई बात नहीं, अब हमको 30% टैक्स दे दो, ये एंजल टैक्स हो गया ना। अच्छा, कोई कह रहा है कि 100 करोड़ एक्स्ट्रा नहीं, अगर किसी इन्वेस्टर का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ही 100 करोड़ का हो, यानी 100 करोड़ तक का निवेश हो, इस पर भी छूट दी गई है, और किसी कंपनी का मैक्सिमम टर्नओवर 250 करोड़, इस पर भी छूट दी गई है, ठीक। समझ गए? ठीक। जब स्टार्टअप जब शुरू कर रहा है कोई स्टार्टअप, उस पर कहां से लगेगा जी? हो गई बात? तो चलो, अब एक शब्द आता है शेष, एक शब्द आता है सरचार्ज, ठीक। एक शब्द आता है शेष, एक शब्द आता है सरचार्ज। शेष और सरचार्ज, बात शेष की करेंगे, बात सरचार्ज की करेंगे, ठीक ना। और इस क्लास को, ये क्लास बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब हुई, लेकिन इस क्लास को मैं अनुशासित मिला दिया हूं, बहुत मस्ती से, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत संयम और अनुशासन से इस क्लास का संचालन किया जाएगा, ठीक ना, ठीक। शेष और सरचार्ज। नजीबा कह रही है सर जो एक्स्ट्रा दे रहा है, हाँ बेटा एक्स्ट्रा का ही 30% लिया जाएगा। अब तो ये याद होना चाहिए। आज 3 चीजें हम पढ़ाए, पिकोबियन टैक्स, इक्विलाइजेशन लेवी और एंजल टैक्स। ये तीनों कितने लोग हैं जो एक बार अगर और रिवाइज कर ले तो 100% क्लियर हो जाएगा? किसी को भी जाकर कितना समझाएंगे? बताओ, क्या आप सभी लोग इस हालत में हो? कितना एकदम रिवाइज करो, बता जल्दी, ममता बिटिया बता तो आ जाएगा, आजा शेरनी, हमारी सब बेटियां शेरनी है, तभी सब बेटवा सब टाइगर बन के आएंगे। आजा शिवांशी, एकदम कंप्लीट ना, ठीक। बताओ बच्चा सब। अरे तुम तो हमारे 5 स्टार बच्चे हो, वाह शाबाश, दिल खुश कर गया। तुम सबको मैं 5 स्टार रेटिंग देता हूं, तुम सब हमारे 5 स्टार बच्चे हो, ठीक। सबको दे दिया मैंने, चलो जो बाद में देखेंगे उनको भी दे दिया। अब तो खुश हो ना, तुमको सब 5 स्टार दे दिया मैंने, तुम सब हमारे 5 स्टार बच्चे हो, शाबाश, शानदार, क्रांति कर रहा है सब। चलो राजकुमार कह रहा मैं तो कॉपी टू कॉपी समझा दूंगा। एक इसी में से है, वो ढूंढ ढूंढ करके समझाते भी रहता है। मेरा विद्यार्थी लाइब्रेरी में जाता है, तुम लोगों का बैच, उसे कोई पूछता कौन बोलाता है, मेरे भैया समझाते हैं, उसे पूछते तो पूरा पूरा टप 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 सब समझा देता है, आतंक मचाया हुआ है। वाह आशी बिटिया, शाबाश, शानदार, आशी भी हमारी 5 स्टार बिटिया है। खिलमा वाह बेटा, ठीक। अच्छा ये ठीक है, तो मैं आप सबको 5 स्टार देता हूं, लेकिन मैं जब जब तारीफ करता हूं उसके अगली क्लास में बहुत तेज बदमाशी होती है, ठीक। चल आ जाओ, अब आपको समझाता हूं शेष एंड सरचार्ज। दोनों में
बहुत माइन्यूट सा अंतर है। ठीक, शेष और सरचार्ज की एक परिभाषा लिखी जाती है और वो दोनों का एक लक्षण है, शेष क्या है और सरचार्ज क्या है। सरचार्ज क्या है, दोनों की एक ही परिभाषा है, दोनों की एक ही परिभाषा है और दोनों की परिभाषा है यह टैक्स पर लगने वाला टैक्स है, यह टैक्स पर लगने वाला टैक्स है। यही परिभाषा शेष की भी है, यही परिभाषा सरचार्ज की भी है। ठीक, यह टैक्स पर लगने वाला टैक्स है, यह परिभाषा ठीक टैक्स पर लगने वाला टैक्स है, यह परिभाषा शेष की भी है, यह परिभाषा सरचार्ज की भी है। आपको भी कुछ अंतर क्या है, थोड़ा सा कानूनी अंतर है, जब अभी पढ़ाएंगे बताएंगे। अभी मूल कॉन्सेप्ट समझो कि टैक्स पर लगने वाले टैक्स को शेष कहते हैं, तो पीछे सरचार्ज क्या है, ये भी टैक्स पर लगने वाला टैक्स है। ठीक, समझ में आके बात क्लियर हो गया। तो आओ एक बात बताता हूं, ठीक, आओ एक बात बताता हूं, ठीक ठीक एक बात बताता हूं, आ जाओ। बात ये है कि ये टैक्स पर लगने वाला टैक्स है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। देखो ऐसे कैलकुलेशन होता है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 10 लाख की इनकम पर 10% इनकम टैक्स हो प्लस मान लीजिए 4% सेस हो, 4% सेस हो। ऐसे सरकार कहती है कि इतने लाख की पर इतना परसेंट इनकम टैक्स है और इतना परसेंट सेस है। अब बस कल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कल रिजल्ट आ रहा है, समझ में आ गई बात। ठीक, और 8-10 तारीख तक जो भी चुन के आएंगे शपथ ले लेंगे, फिर पार्लियामेंट में जाएंगे तो सबसे पहले बजट ही आएगा, फिर हम भी बजट पढ़ाएंगे, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। ठीक ना, समझ गए बच्चा लोग। ठीक, जिस दिन बजट आएगा उसके 2 दिन बाद में पढ़ाता हूं। जैसे जिस दिन बजट आता है सब लोग तो उसी दिन पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं उस दिन नहीं पढ़ाता हूं, पहले मैं उस 2 दिन मैं खुद बजट को बहुत अच्छे से पढ़ता हूं। मेरा मानना है कि पढ़ाई लाइव सब्सक्राइब शेयर के लिए नहीं की जाती है कि तुरंत पढ़ाने आएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लोग देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पहले खुद 2 दिन पहले दिन आता है, जिस दिन बजट आता है उस दिन बजट पढ़ता हूं। दूसरे दिन सारे अखबार आते हैं, उन सारे अखबारों में बजट का विश्लेषण सकारात्मक नकारात्मक पढ़ता हूं। ठीक, ढेर सारे विद्वान लोगों की बातें करता हूं, सुनता हूं उनसे, फिर मैं अपने बच्चों के लिए उसी बजट का एक सार लेके आता हूं। ठीक ना, तो जब भी बजट आएगा उसके 2 दिन बाद मैं पढ़ाऊंगा, तुरंत नहीं। मेरे को समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे लोग तुरंत पढ़ा देते हैं, नहीं मैं 2 दिन का टाइम लेता हूं। ठीक, फिर जैस कह रहा सर मुझे ब्लॉक क्यों किया गया, कहां ब्लॉक है तू, चला जा। अंतरा भी करिए, ब्लॉक किया गया, कोई ब्लॉक नहीं है, कहां ब्लॉक होगा तू लोग, इतना अच्छा बच्चे हो। तो आ जाइए, जैसे मान लीजिए हमने कहा ठीक, सेक्स की परिभाषा क्या कही, समझना बच्चा पार्टी, सेक्स की शैतान पार्टी नहीं, अब अच्छे बच्चे हो गए तुम लोग। टैक्स पर सब तो 5 स्टार बच्चे हो, टैक्स पर लगने वाला टैक्स शेष होता है। तो इस काउंट कैसे होता है, एग्जांपल देके बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि 10 लाख की इनकम पर 10% इनकम टैक्स लगेगा प्लस 4% शेष लगेगा। तो शेष की गणना कुछ यूं होती है, पहले इनकम टैक्स का अमाउंट की गणना की जाती है। तो 10 लाख की इनकम पर यदि 10 लाख इनकम टैक्स है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की 10 लाख इनकम है, तो उसे इनकम टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 10 लाख का 10% कितना हुआ, यानी 10,000 हुआ, यानी उस व्यक्ति को ठीक 10,000 रुपया क्या भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब क्या होगा, ठीक ठीक, अब क्या होगा समझना बात को, जब यह व्यक्ति 10 लाख की इनकम पर 10%, अच्छा 1 लाख होगा नहीं, 10,000 नहीं हुआ, 1 लाख होगा, इस व्यक्ति को कितना भरना पड़ेगा, 1 लाख रुपया इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है 4% शेष, और परिभाषा शेष की क्या है, कि टैक्स पर लगने वाला टैक्स। तो जब शेष की गणना होगी तो 10 लाख पर 4% नहीं लिया जाएगा, जो इनकम टैक्स अमाउंट बना है यानी जो 1 लाख रुपया बना है इस पर 4% लिया जाएगा। तो शेष की इस 1 लाख रुपया जितना इनकम टैक्स बना है इस पर 4% शेष लिया जाएगा। तो मान लो अगर 1 लाख रुपए पर 4% शेष लिया जाएगा, कितना बचेगा, 4 बनेगा, 4,000 रुपया बनेगा। अर्थात उस व्यक्ति को शेष के रूप में कितना पेमेंट करना होगा, 4,000 रुपया। यानी अगर 10 लाख की इनकम पर 10% इनकम टैक्स और 4% शेष है, तो उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ेगा इनकम टैक्स के रूप में, 4,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा शेष के रूप में। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया ना। बस ऐसे ही सरचार्ज भी है, जहां सरकार कह देती है कि इतने इनकम, यहां हम इतना परसेंट, जैसे सरकार ने कह दिया कि कारपोरेट टैक्स पर चलिए 10% सरचार्ज हम लगा रहे हैं, तो मान लीजिए किसी कंपनी का 100 करोड़ का फायदा हो, मान लीजिए सरकार कहती है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं सरचार्ज का, दूसरा एग्जांपल 2 सरचार्ज का। ठीक, सरचार्ज की भी डिफिनेशन क्या है, टैक्स पर लगने वाला टैक्स। सरचार्ज की भी डिफिनेशन क्या है, टैक्स पर लगने वाला टैक्स। अब मान लीजिए एक एग्जांपल कहते हैं, ये एग्जांपल है, मान लीजिए सरकार कहे, ठीक, सरकार कहे कि हम 100 करोड़ की इनकम पर 100 करोड़ प्रॉफिट पर 15% ही कारपोरेट टैक्स ले रहे हैं प्लस 10% सरचार्ज ले रहे हैं, ये सरकार कहती है। तो किसी कंपनी की मान लीजिए जब प्रॉफिट निकलेगी 100 करोड़ की, किसी कंपनी की जब प्रॉफिट निकलेगी 100 करोड़ की और उस पर 15% कारपोरेट टैक्स लग रहा है, अर्थात कारपोरेट टैक्स कितना इसको देना पड़ेगा, 100 करोड़ लाभ कमाया है, 15% कारपोरेट टैक्स लग रहा है, इसको 15 करोड़ क्या देना पड़ेगा, इसको 15 करोड़ क्या देना पड़ेगा, सरकार को कारपोरेट टैक्स देना पड़ेगा, इसको 15 करोड़ रुपया सरकार को कारपोरेट टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अब 15 करोड़ किस रूप में देना पड़ रहा है, कारपोरेट टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है, 15 करोड़ किस रूप में देना पड़ रहा है, कारपोरेट टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है। अब इस पर अगर 10% सरचार्ज लग रहा है, अगर इस पर 10% सरचार्ज लग रहा है तो सरकार कहेगी, क्या कहेगी सरकार कहेगी 10% सरचार्ज भी चाहिए। तो 10% सरचार्ज की गणना कैसे होगी, तो 10% सरचार्ज की गणना 100 करोड़ के प्रॉफिट पर नहीं होगी, जो उसने कारपोरेट टैक्स में अमाउंट दिया है इसका 10% इसे क्या लगेगा, सरचार्ज के रूप में पेमेंट करना होगा। तो अगर इसने 15 करोड़
ठीक, कॉर्पोरेट टैक्स दिया, कॉर्पोरेट लोग ऐसे ही देते हैं। 15 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स दिया है तो 15 करोड़ का 1.5% यानी 1.5 करोड़ इसको क्या देना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा। अर्थात किसी का 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो 15 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में देगा और 1.5 करोड़ सरचार्ज के रूप में देगा। समझ में आ गई बात? ठीक, अभी मैंने एग्जांपल बताया। अब सरकार बताती है कि हम कहां सेस लगाएंगे, कहां सरचार्ज लगाएंगे। अब इनकम टैक्स पर जो लो इनकम है उस पर सेस लगाती है, हायर इनकम पर सेस और सरचार्ज दोनों लगा देती है। कॉर्पोरेट टैक्स पर भी सेस लगाती है, सेस और सरचार्ज दोनों लगा देती है। अब सरकार कहां सिर्फ सेस लगाएगी किस और कहां सिर्फ सरचार्ज लगाएगी, ये सरकार की अपनी मर्जी है जब उसको लगाना हो। ठीक ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सेस और सरचार्ज का। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है सेस और सरचार्ज का। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं, अब इस सेस और सरचार्ज की ओर चलते हैं। अब समझना, ठीक। तो सेस पहले हम चर्चा करते हैं सेस की। तो सेस टैक्स पर लगने वाला टैक्स होता है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स पर लगता है। ठीक, अब देखना यही सेस और सरचार्ज में अंतर आ जाएगा। ठीक, सेस के बारे में कहा जाता है कि सरकार को लगाने से पहले इसका स्पष्ट उद्देश्य बताना होता है। सेस के बारे में कहा जाता है, ठीक। अच्छा याद रखना एक बात और, डेली 6:30 की क्लास नहीं होगी, क्लास 6 बजे से ही होगी। आज मैं जाम में फंस गया था, अब बहुत भीषण जाम में फंसा हुआ था, वो गर्मी का दिन, तो 6 बजे आ ही नहीं सकता था जाम में, तो मैंने वहीं गाड़ी से ही फोन करके 6:30 की क्लास करवाई। ठीक ठीक, अर्थात जब सरकार टैक्स लगाती है तो जान लो टैक्स पर सरकार सेस लगाती है तो सेस के बारे में जान लो, या टैक्स पर लगने वाला टैक्स है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पर लगता है। इसका स्पष्ट उद्देश्य बताना होता है कि हम क्यों लगा रहे हैं। और एक बात सेस के बारे में और जान लो कि सरकार इसका उपयोग अन्य खर्चों के लिए नहीं कर सकती है, यानी जिन उद्देश्यों के लिए सरकार ने सेस लगाया है सरकार सेस के पैसे को वही खर्च कर सकती है। जैसे अगर सरकार कहती है कि हम प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेस लगा रहे हैं तो पहले बताएगी और उसके बाद जो सेस का अमाउंट आएगा वो प्राइमरी एजुकेशन पर ही खर्च करेगी। समझ में आ गई बात? तो वही हमने लिख दिया, जैसे एजुकेशन पर अगर उसने सेस लगाया है तो उसे एजुकेशन पर ही खर्च करेगी। ऐसा नहीं है कि सेस का पैसा उठा करके इन्वायरमेंट पर खर्च कर दे। यानी सेस सरकार लगाती है जब जब उसकी जो जरूरत होती है उसके लिए एक्स्ट्रा सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पर खूब डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स जहां चाहे वहां सरकार सेस और सरचार्ज लगा सकती है, खूब लगाती है। ठीक, खूब लगाती है। तो और दोनों की परिभाषा एक ही होती है। बस याद रखना सेस के बारे में स्पष्ट उद्देश्य बताना होगा और जहां सरकार कहेगी जहां बताएगी वही खर्च करना होगा। लेकिन एक अपवाद भी है, सेस में एक अपवाद है और यूपीएससी वाले बहुत बदमाश है, इंटरव्यू में जाने पर पूछते हैं। ठीक, तो समझना, अभी बताऊंगा। तो आ जाइए थोड़ा सेस के प्रोसेस को जान लीजिए, एग्जांपल जान लीजिए। अर्थात मान लीजिए जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देना पड़ता है। जब आप लोग कार खरीदने जाओगे तो कार की प्राइस के साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी देना होता है। सरकार उस पैसे को कुछ इंफ्रा पर खर्च करती है। तो सरकार ने अगर मोटर वाहन पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लिया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का पैसा स्वच्छ पर्यावरण जो ठीक उपकर का पैसा है वह इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च करेगी। जैसे सरकार लगाती है स्वच्छ पर्यावरण उपकर, क्लीन इन्वायरमेंटल सेस, इससे पैसा इकट्ठा करती है और इसको पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में खर्च करती है। जैसे सरकार लगाती है कृषि कल्याण उपकर, एग्रीकल्चर वेलफेयर सेस, और या कृषि कल्याण उपकर से किसानों की मदद करती है, व्यापारियों से लेती है, किसानों की मदद करती है। तो हाईली इनकम टैक्स जब आप टैक्स पेड करने वाले हो जाएंगे, जब आप व्यापारी होंगे तो हाईली कॉर्पोरेट टैक्स पेड करेंगे तो सब सेस देना पड़ता है। ठीक, तो सरकार कुछ एग्जांपल हम सेस के बता रहे हैं। जैसे मोटर वाहन खरीदने जाएंगे, गाड़ी खरीदने जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस दो। अब छुटकी गाड़ी खरीदोगे तो कम लगेगा, लग्जरी कार खरीदोगे तो ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे कार की कीमत बढ़ती जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ता जाएगा। ठीक ना, वैसे ही स्वच्छ पर्यावरण उपकर लगता है, सेस लगता है। ठीक, कृषि कल्याण उपकर लगता है, पैसा इकट्ठा होगा इससे और किसानों के वेलफेयर पर खर्च किया जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, इनकम टैक्स पर 4% देना होता है। जो आपका इनकम टैक्स रेट है उसके अलावा 4% ये हेल्थ और एजुकेशन सेस देना पड़ता है। ठीक, समझ गए? समझ पूछ रहा टैक्स पर टैक्स क्यों? तो बस यही है, इकट्ठा टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकार कहती है हम सीधी नाक नहीं पकड़ेंगे, घुमा के पकड़ेंगे। ठीक, टैक्स तो इतना लेती है सरकार की, पूछो मत। ठीक ना, लवलेश बता बेटा, समझ में आ गया? बता दो। ठीक, इल्मा करिए मैं कब टैक्स देने लायक बनूंगी, बस ये जज्बा है, ये जज्बा है। सैल्यूट है, इल्मा के जज्बे को सैल्यूट है। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो कहते हैं मैं कमाऊंगा तो टैक्स चोरी करूंगा। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो कहते हैं कि मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब कमाऊंगा, खूब टैक्स दूंगा। मुझे ऐसे लोग युवा पसंद है जो कहते हैं हाँ हम सरकार से मदद लेने वाले की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, हम मदद देंगे। हम ये नहीं कहेंगे हमें ये दीजिए, हमें दीजिए, हम इसलिए लड़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे, हम सरकार को। समझ में आ गया? असीम समझ गया? तू लोग कुलसुम समझ गया? विद्यासागर करा घुमा घुमा के टैक्स लेती है, अभी बहुत बड़ा प्रकार का टैक्स आएगा, अभी तो जीएसटी आना ही बाकी है। ठीक ना, भारत में टैक्स बहुत ज्यादा है। ठीक, अब इसका प्रोसेस क्या है? जो सेस का पैसा इकट्ठा होता है उसे भारत की संचित निधि में जमा होता है और संचित निधि में जमा करने के बाद भैया जो उद्देश्य बताए थे उस उद्देश्य वाले फंड में इसको ट्रांसफर किया जाता है, स्पेशल फंड में भेज दिया जाता है। अब अगली बात देखो, एक व्यवस्था है, केंद्र सरकार जो भी कर वसूलती है, सबसे सारे ज्यादा वाले प्रॉफिट वाले कर कौन वसूलता है? केंद्र सरकार। तो नियम यह है कि केंद्र सरकार जो भी कर वसूलेगी, ठीक ठीक, समझ में आ गई बात? केंद्र सरकार जो भी कर वसूलेगी, ये ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के पीछे पड़ा हुआ है। चल कब्जा कर ले, झंडा गाड़ वहां अपना। अब समझना इसकी प्रोसेस। इसका मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार, देखो पूरी टैक्स की दुनिया में क्या है, केंद्र सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है। इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, दो टैक्स की जो सबसे बड़े सोर्स है केंद्र सरकार लेती है, राज्यों को कम मिलता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है? राज्य टैक्स तो सारा मैक्सिमम मतलब अधिकतम टैक्स किसने इकट्ठा कर लिया? केंद्र ने। तो केंद्र सरकार क्या करती है ना, जो अधिकतम टैक्स इकट्ठा किया है उसमें से राज्यों को उनका हिस्सा दे देती है। और केंद्र सरकार राज्यों को क्या हिस्सा देगी, इसके बंटवारे के लिए बनता है वित्त आयोग, और वित्त आयोग फार्मूला सुझाता है। तो वित्त आयोग फार्मूला सुझाता है और वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर ही
वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर ही केंद्र सरकार ने जो टैक्स की राशि इकट्ठा की है उसमें से राज्यों को हिस्सा देती है। यह नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन सेस और सरचार्ज के मामले में नियम अलग है। सेस और सरचार्ज के मामले में केंद्र सरकार कहती है सेस से जो हम पैसा इकट्ठा करेंगे, सरचार्ज से जो हम पैसा इकट्ठा करेंगे, उसका बंटवारा हम राज्यों के साथ नहीं करेंगे। उसका बंटवारा हम राज्यों के साथ नहीं करेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा वित्त आयोग के यानी वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर राज्यों के साथ बंटवारा नहीं किया जाता है। ठीक, इसमें एक ही अपवाद है, बस एक एक्सेप्शन है, और वो अपवाद ये है जीएसटी अतिरिक्त उपकर, नहीं जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर। अतिपूर्ति नहीं है, ये क्षतिपूर्ति है। गलत टाइप हो गया, बताओ, लिख दिया है अतिपूर्ति। ठीक, ये गलती हो गई है मुझसे ही, क्षतिपूर्ति है। एक लगता है जीएसटी में बताऊंगा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर। ये जो जीएसटी क्षति उपकर है, ठीक, यही एक अपवाद है जिसे जीएसटी कंपनसेशन सेट कहा जाता है, सॉरी जीएसटी कंपनसेशन सेस कहा जाता है, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कहा जाता है। यह एकमात्र शेष है जो अपवाद है, क्योंकि इसका बंटवारा जीएसटी काउंसिल के आदेश पर राज्यों के बीच किया जाता है। इसके अलावा कोई भी शेष नहीं है जिसका बंटवारा केंद्र सरकार राज्यों के साथ करती हो। अब आ जाइए, ठीक, अब वही बात है सरचार्ज। अब है सरचार्ज। ठीक, अब क्या है सरचार्ज, तो आइए जानते हैं सरचार्ज क्या है। यह भी टैक्स पर लगने वाला एक टैक्स है। यह भी टैक्स पर लगाया गया क्या है, टैक्स है। गणना कैसे की जाती है समझाएं। सरकार जहां चाहे इसको खर्च कर सकती है। सेस से यही अलग है, सेस और सरचार्ज में यही अंतर है। इसमें क्या है, स्पष्ट उद्देश्य बताना है। ठीक, स्पष्ट उद्देश्य बताना है। लेकिन सरचार्ज में क्या है, न तो स्पष्ट उद्देश्य बताना नहीं है, और जब बताना ही नहीं है तो आप फ्री है, जहां चाहिए वहां खर्च कर दीजिए। तो सरचार्ज में क्या है, जहां चाहे वहां खर्च कर सकती है। इसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किया जाता है, यानी कोई स्पेसिफिक मतलब एम नहीं होता है, जहां चाहिए वहां खर्च किया जाता है। तो ये कहानी है सरचार्ज की। लेकिन एक अपवाद इसमें भी है। ठीक, अपवाद यहां भी एक है, और दोनों अपवाद में इसलिए बता रहा हूं, ये दोनों अपवाद पता नहीं क्यों इंटरव्यू में अगर कोई टैक्स स्पेशलिस्ट बैठा होता है ना तो यही पूछता है। जैसे एंजल टैक्स वाला पूछता है, एंजल इन्वेस्टर पर कोई टैक्स पेमेंट करना होता है, पर लगाया जाता है कि जो अपना स्टार्टअप बेच रहा है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी यही पूछता है। तो सरचार्ज में को मतलब क्या है कि कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, कोई स्पेशल जगह खर्च नहीं करना, नॉर्मल जगह ही खर्च करना है। तो यहां भी है, समझ में आ गई बात क्या है, यहां भी है, यहां है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो सेस में स्पेशल जगह खर्च करना है, सरचार्ज में जहां मन करे वहां खर्च कीजिए। अब अपवाद क्या है, अपवाद यह है कि आयात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, जब कोई वस्तु विदेश से हम आयात करते हैं तो सरकार उस पर अन्य टैक्स के अलावा, सीमा शुल्क के अलावा 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगाती है, 10% सामाजिक कल्याण सरचार्ज भी लगाती है। और यह जो 10% सामाजिक कल्याण सरचार्ज लगाती है, यह इसका घोषित उद्देश्य है, या घोषित उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। ठीक, तो ये सामाजिक कल्याण पर ही सरकार खर्च करती है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये तमाम नहीं जाती है, वृद्धावस्था पेंशन जाती है, विधवा पेंशन जाती है, वहां का पैसा यही से लाया जाता है जो हम आयात करते हैं उन पर लगा करके। ठीक, यह भी भारत की संचित निधि में जमा होता है। इसका बंटवारा वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर नहीं किया जाता है। समझ में आ गई बात। एग्जांपल दे लें, जब 50 लाख से अधिक आपकी इनकम होती है तो 10% से लेकर 37% तक सरचार्ज है। 50 लाख पर क्या है, 10% है, और जब 1 करोड़ आपका हो जाएगा तो 37% सरचार्ज है इनकम टैक्स के अलावा। 50 लाख की इनकम पर 30% इनकम टैक्स प्लस सेस प्लस 10% सरचार्ज है। वहीं 1 करोड़ पर जाओगे तो 37% सरचार्ज पड़ जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात। वैसे अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में जाएं तो 10 करोड़ से अधिक कॉर्पोरेट टैक्स पर 12% सरचार्ज है। 10 करोड़ से अधिक प्रॉफिट हुआ तो कॉर्पोरेट टैक्स भी दोगे, साथ साथ 12% सरचार्ज भी दोगे। ये बात रही सेस और सरचार्ज की। ठीक, अब बात करते हैं एक, ठीक, पिगोबियन टैक्स की। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं एक, ठीक, पिगोबियन टैक्स की। आ जाइए, सॉरी पिगोबियन टैक्स नहीं, रॉबिन हुड टैक्स है एक। ठीक, एक टैक्स है जिसको कहते हैं रॉबिन हुड टैक्स। बड़ा मजेदार है। ठीक, और बस यही रॉबिन हुड टैक्स आखिरी रहेगा। हमारा टाइम भी हो गया, शोर भी हो रहा है। कल बताएंगे टैक्स हेवन, जीएसटी और अन्य चीजें। ठीक, बस अब 5-10 मिनट की और क्लास है, तो जितना पढ़ा 5 मिनट और पढ़ा देते हैं, शुरू का चलेगा। ठीक, दीपिका करे एनफ फॉर टुडे, नहीं मेरे लिए एनफ नहीं है। चलो एक और पढ़ लो, चलो। आज मैंने तुम लोग 5 स्टार बच्चे हो ना तुम लोग। ठीक, गौरव करा सरचार्ज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सरचार्ज और सेस टैक्स नहीं है, इसीलिए तो सेस और सरचार्ज कहा गया। और शुरू में क्या कहा गया है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर लगता है। ठीक ना, तो आ जाओ, एक है टोबिन टैक्स, बड़ा मजेदार है। इसे रॉबिन हुड टैक्स भी कहते हैं, टोबिन टैक्स या रॉबिन हुड टैक्स भी कहते हैं। तो चलो पहले ऐसे समझते हैं। अब ये चर्चा में आ गया था। ठीक, ये चर्चा में आ गया था इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक, कोविड के बाद ये वार्ता फिर उठ गई है कि टोबिन टैक्स लगाया जाए। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, तो आप बताते हैं कैसे। ठीक, चलो देखो है क्या, एक अर्थशास्त्री हुए 1972 में, और इस अर्थशास्त्री का नाम है जेम्स टोबिन। जेम्स टोबिन, इस अर्थशास्त्री का नाम है जेम्स टोबिन। ठीक, इस जेम्स टोबिन ने एक टैक्स की संकल्पना की। उन्होंने कहा एक टैक्स लगाया जाए, और उन्होंने 2 बात की। कहा कि जब भी ये टैक्स लगे पूरी दुनिया के सभी देश एक साथ लगाएं। तो जेम्स टोबिन ने 2 बात की। एक, इन्होंने टैक्स की कल्पना की, और इस टैक्स के बारे में इन्होंने कहा कि जब कोई निवेशक आपके देश में निवेश करने आ रहा है, तो कोई निवेशक, मान लीजिए इंडिया है, ये कह रहे हैं, टोबिन साहब कह रहे हैं कि यदि कोई इन्वेस्टर आ रहा है, यदि इन्वेस्टर आ रहा है, तो जब ये आपके देश में आ रहा है तो इस पर एक टैक्स लगाओ। ठीक, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये आपके देश, ये आया है, आ गया, जब आ रहा है समझना, जब ये आ रहा है तो टैक्स लगाओ,
और प्लस यही इन्वेस्टर जब आपके यहां से व्यवसाय करके बाहर जा रहा है, आपके देश से बाहर जा रहा है, आपके देश से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो भी इस पर एक टैक्स लगाओ। ठीक, यानी टोबी साहब कह रहे हैं कि जब आपके देश में कोई इन्वेस्टर आए, ठीक, जब आपके देश में कोई इन्वेस्टर आए तो भी एक टैक्स ले लो, जब इन्वेस्टर जाए तो भी एक टैक्स ले लो। ठीक, यानी जब आ रहा है तो भी टैक्स लो, जब इन्वेस्टर आ रहा है तो भी टैक्स लो, जब इन्वेस्टर बाहर जा रहा है तो भी टैक्स लो। और इसी टैक्स को उन्होंने कहा टोबिन टैक्स, इसी टैक्स को इन्होंने कहा टोबिन टैक्स। यानी इन्वेस्टर आ रहा है तो भी बाहर जा रहा हो, ले लो, जब बाहर जा रहा है तो भी लेना। ठीक ठीक, इसी को कहा टोबिन टैक्स। ठीक, दूसरी बात उन्होंने टोबिन ने एक और बात कही कि ये टैक्स, ये जो आने जाने पर टैक्स लग रहा है, उन्होंने कहा, दूसरी बात टोबिन ने कहा, पूरी दुनिया के सभी देश एक साथ लगाएं, पूरी दुनिया के सभी देश एक साथ लगाएं, सभी देश एक साथ लगाएं। उन्होंने कहा कोई एक देश लगाएगा तब तो घाटा होगा, इन्वेस्टर कहेंगे उस देश में नहीं जाएंगे, पूरे दुनिया के सभी देश एक साथ लगाएं। ठीक, और उन्होंने कहा इसे लगाएं कैसे, तो उन्होंने इसको लगाने का जुगाड़ बताया। ठीक, उन्होंने इसको लगाने का जुगाड़ बताया। उन्होंने कहा देखो, भारत के संदर्भ में मैं समझाता हूं, उन्होंने जुगाड़ किया। उन्होंने कहा देखो, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, मैं उनकी बात को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं। इंडिया है, कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कोई इन्वेस्टर आ रहा है, ये इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्टर आ रहा है, ये आया, तो ये इन्वेस्टर जाएगा, ये क्या लेकर के आएगा, डॉलर लेकर के आएगा, अपने साथ डॉलर लेकर के आएगा। तो ये जब डॉलर लेकर आएगा, सबसे पहले आपके आरबीआई के पास जाता है, ये आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से कहता है हमसे डॉलर लो, हमें क्या दे दो, रुपया, ये तो कहता है। इसलिए जो इन्वेस्टर आता है, आरबीआई एकदम जीभ निकाल के बाहर ललचाती हुई नजर से देखती है, क्योंकि डॉलर में क्या आ रहा है, आपसे रुपया ले रहा है। जेम्स टोबिन कह रहे हैं कि जब ये डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करा रहा है ना, तो यहीं पर इसे टैक्स ले लो। प्रोसेस उन्होंने बताया इस टैक्स को लेने का कि जब ये डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराए तो यहीं पर क्या ले लो, टैक्स ले लो। ठीक, यहीं पर टैक्स ले लो। ठीक, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यही इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर आपके देश में ही है, ये इन्वेस्टर आपके ही देश में है, व्यापार कर रहा है। ठीक, अब जब इन्वेस्टर व्यापार पर कर लेगा, बाहर जाना होगा, तो ये रुपए में ही तो रुपया कमाया है, ये इन्वेस्टर रुपया लेकर के आपकी आरबीआई के पास जाएगा, ये इन्वेस्टर रुपया लेकर के आएगा और आरबीआई से कहेगा इस रुपए को डॉलर में बदलिए, डॉलर दीजिए हमें, फिर ये डॉलर लेकर के बाहर जाएगा, डॉलर लेकर बाहर जाएगा। ठीक, तो टोबिन साहब कह रहे हैं जब ये आपके रुपए को भी डॉलर में बदलने आए ना, ठीक, तो भी यहां एक टैक्स ले लीजिए। इन्हीं दोनों टैक्सों को कहा गया टोबिन टैक्स। ठीक, टोबिन टैक्स, समझ में आ गया? टोबिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल दिक्कत क्या है, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर घूमते रहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल सुनाता हूं, कोरोना की दूसरी लहर में हमारा शेयर मार्केट क्राइसिस का शिकार हो गया, धड़ाम से गिर गया, क्योंकि दुनिया भर के जितने इन्वेस्टर थे, जो शेयर खरीदे थे, भारत के शेयर खरीदे थे, बॉन्ड खरीदे थे, म्यूचुअल फंड खरीदे थे, उन्होंने माना इंडिया तो गए। सारे अमेरिकन ने कहा इस देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है, यहां प्राइमरी हेल्थ की उतनी अच्छी सर्विस नहीं है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन का कोई देश होता है, दुनिया होती है, ये बहुत घनी बस्तियों में रहते हैं, इनको ज्यादा चिपक चिपक करके बातचीत करने रहने की आदत है, घनी जनसंख्या, ये तो सब मरेंगे, हिंदुस्तान खत्म। दुनिया के हर इन्वेस्टर ने ये बात कही थी, लेकिन उनको पता नहीं था ये वो मुल्क है जो रात से उठ करके खड़ा हो जाता है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने एक बार कहा था, दुश्मन रहा है हरदम दौरे जहां हमारा, कुछ खास है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। यही खास है, यही खास है कि हम रात से उठ के खड़े होने वाले लोग हैं। तो होता क्या था, आया तो सारे इन्वेस्टर क्या कर दिए, भग गए रातों रात। अब उसी समय देखना रुपए की वैल्यू बहुत गिर गई थी, लोग सोशल मीडिया पर थीम बनाते थे, देख रहा है विनोद रुपया गिरते जा रहा है। एक दो लोग तो गाने लिखते थे, रुपया गिरा रे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, लिखते थे ना, रुपया गिरा रे अंतरराष्ट्रीय बाजार में। दरअसल और लोग पूछते थे सरकार को, बड़ी निकम्मी सरकार है, रुपया गिरा दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्या कि कोविड के कारण सभी इन्वेस्टर ने माना ये देश तो गया, तो क्या किए कि भारत में जितने इन्वेस्टर थे, आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, सब भारत से बाहर निकलने लगे, अपना पैसा निकालने लगे। और मैक्सिमम कौन थे, अमेरिकन इन्वेस्टर। अमेरिकन इन्वेस्टर का इंडिया से पैसा निकालो, अपने अमेरिका के बैंक में रख लो। अब वो सारे लोग इंडिया में रुपये में व्यापार करते हैं, सब आरबीआई के पास रुपया लेके और डॉलर मांगने लगे। अब भैया सब लोग आरबीआई के जाकर रुपया पटक दे रहे हैं, लो अपना रुपया, हमको डॉलर दो, तो आरबीआई के पास रुपया ज्यादा हो जाएगा, डॉलर की डिमांड हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा, तो सब भगने लगे। इस चीज को शेयर मार्केट क्राइसिस हो गई और इसीलिए हमारा रुपया गिर गया, अर्थात गिरा नहीं, मतलब कीमत कम हो गई। गिरना शब्द अच्छा नहीं है, तो लोग सोशल मीडिया मीम्स बनाते थे, रुपया गिरा रे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ये हुआ। जेम्स टोबिन कहते थे कि इससे अर्थव्यवस्थाएं होता क्या है। जेम्स टोबिन ने कहा था कि देखिए सब कुछ तो ठीक है, आज दुनिया की हर देश की अर्थव्यवस्था में इंटरनेशनल इन्वेस्टर की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर करता क्या है कि जब किसी देश में पैसा लगाया है, जब उस देश में संकट आता है आर्थिक, तो अपना पैसा निकाल करके सेफ हेवन में जाता है। सेफ हेवन में जाने का मतलब सुरक्षित देश में जाता है। भारत में इन्वेस्टर पैसा लगाया, जब कोई संकट आएगा, निकलो भागो अमेरिका में चले, उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है। इससे क्या, इस देश का संकट और बड़ा हो जाता है, इस देश का संकट और गहरा हो जाता है। ठीक, और ये लोग कर देते हैं। जेम्स टोबिन कह रहे थे जब इनके आने पर भी पैसा लोगे ना, तो सोच समझ के आएंगे भी, जाने पर भी लोगे तो सोच समझ के जाएंगे भी, कुछ तो स्थिर रहेंगे, दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिरता देते रहेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, तो ये सुझाव है, अभी ये टैक्स लगा नहीं है, क्योंकि इस टैक्स के लगने में क्या दिक्कत है, ये टैक्स तभी लग सकता है जब पूरी दुनिया के देश एक साथ आए, जब पूरी दुनिया के देश एक साथ आए। समझ में आ गई बात? ठीक, जब पूरी दुनिया के देश एक साथ आए। कोई दिक्कत? तो आइए टोबिन टैक्स पर पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या है टोबिन टैक्स? देखो स्क्रीन पर आने से पहले मैं याद करा देता हूं, याद हो जाती है तुम लोगों को चीजें ना। टोबिन टैक्स याद हो गया ना? बताओ, वादा किया था ना हमने
हम जी जान लगाएंगे, हम पूरी ताकत और तासीर डाल देंगे आपको इकोनॉमी समझने में। हर दिन एहसास होता है ना, कोई चीज एक बार बताता हूं तो भी नहीं, एक बार बता दिया ना, दूसरा बार बताने जा रहा हूं। एहसास होता है ना कि जो वादा हमने आपसे किया था, मैं उस वादे को पूरा करने के लिए अपनी ताकत लगाता हूं। यह भरोसा हो रहा है ना आपको? बस ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ, सर अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, सर अपनी धर्म को पूरा कर रहे हैं। किसी को कोई शक तो नहीं हो रहा है? बस यही करना है हमें। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है, आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है, हम दोनों को मिलकर के लड़ना है, आपका भविष्य संवारना है, क्योंकि आपके भविष्य से ही इस राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है, हम सबका भविष्य जुड़ा है। तो आइए टोबिन टैक्स। तो जेम्स टोबिन नाम के अर्थशास्त्री ने 1972 में एक विचार दिया कि ग्लोबल टैक्स लाया जाए। जब कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त करे और जब कोई विदेशी मुद्रा बेचे तब भी टैक्स लग जाए। अर्थात आपके देश में रुपया देकर के डॉलर ले रहा है या आपके देश में डॉलर देकर के रुपया ले रहा है, प्राप्त और बेच ही तो रहा है। अर्थात ठीक हम कह सकते हैं कि यह कर किसी देश में विदेशी पूंजी के आने अथवा विदेशी पूंजी के बाहर निकलने पर लगाया जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि टोबिन टैक्स को तभी लगाया जा सकता है जब पूरी दुनिया के सभी देश इसे एक साथ एक समान दरों पर लगाएं, क्योंकि अगर कोई देश इसे नहीं लगाएगा तो जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो जिस देश में नहीं लगेगा उसी देश में भागने लगेंगे। तो सारे देश एक साथ मिलकर के लगाएं। समझ में आ गई बात? ठीक। अब प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो क्या है? तो सारे देश एक साथ लगा नहीं रहे हैं तो टोबिन टैक्स लग नहीं रहा है। ठीक। और कई देशों ने अपने तर्क भी दिए हैं। प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो यह है कि आजकल कई देश विभिन्न नामों से टैक्स ले रहे हैं और वो टैक्स बिल्कुल टोबिन टैक्स से मिलता जुलता है, इसलिए कई देश कर रहे हैं हमको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे इंडिया एक प्रतिभूति लेन देन पर कर लगाती है, एसटीटी लगाती है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। हमने बताया था ना कि भारत सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाता है, शेयर खरीदने और बेचने दोनों पर लगता है। खरीदेंगे तो भी, बेचेंगे तो भी। तो कोई इन्वेस्टर आएगा भारत में, शेयर खरीदेगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा, बेचेगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी यह कुछ टोबिन के टैक्स से मिलता जुलता टैक्स है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? भारत का जो प्रतिभूति लेन देन पर कर है, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, उस टोबिन टैक्स से मिलता जुलता है कि नहीं है? नाम ही तो बदला है, मिलता जुलता है ना। ठीक, ममता बेटी बता, दुर्गा, अरे दुर्गा माता आएंगे, बताओ दुर्गा, दुर्गा भैया बताओ, है ना? तो भारत कहता है भैया हम तो अपना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता है, कोई हमको दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर यूरोपीय यूनियन की बात की जाए, पूरा यूरोपीय यूनियन भी एक टैक्स लगाता है जिसे वो कहता है स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी उसका भी कहलाता है, स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स। और वो क्या करता है, यूरोपीय यूनियन कहता है, या यूरोपीय यूनियन का जो एसटीटी है वो 0.1% है सभी शेयर और सभी बॉन्ड के खरीदने और बेचने पर। वहां कोई शेयर और बॉन्ड खरीदिए तो भी देना है, बेचिए तो भी देना है। तभी टोबिनो वाला है कि नहीं? हमारे भोजपुरी में कहते हैं टोबिनो वाला है कि नहीं? टोबिनो वाला टैक्स, बताओ, है ना? समझ आ रही बात? वही बात अगर हम करें अमेरिका की, तो अमेरिका एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स लगाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स लगाता है, एफटीटी लगाता है। ठीक ठीक ठीक, किससे लगाता है? क्या लगाता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स, एफटीटी। ठीक, समझ में आ गई बात? और वो भी क्या लगाता है? उसका कोई भी शेयर बॉन्ड खरीदोगे और बेचोगे तो एफटीटी लगाए। यानी भारत भी टोबिन टाइप का लगा रहा है, अमेरिका भी लगा रहा है, यूरोप भी लगा रहा है। ठीक ठीक, तो लोगों ने कहा भाई हमें टोबिन टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। साथ साथ भारत ने भी कहा कि भैया हम तो लगा ही नहीं सकते एक्स्ट्रा, क्योंकि लगा देंगे हमारे यहाँ इन्वेस्टर आने कम हो जाएंगे और हमें अभी विदेशी निवेश की जरूरत है। ठीक, हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत है, हमें विदेशी पूंजी की जरूरत है, तो हम भैया आगे बढ़ के नहीं लगाएंगे। साथ साथ भारत ने भी कहा दिया, हाँ पूरी दुनिया के देश अगर लगाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत ने काम तभी लगाएंगे तो सब लोग लगा लेंगे, सब लगाएंगे तो हम साथ हैं, हम एक तरफ आगे बढ़ के नहीं लगाएंगे। ठीक, तो यही है टोबिन टैक्स। इसे रॉबिन हुड टैक्स इसलिए कहते हैं कि बेचारा आपके देश में व्यवसाय करने आ रहा है, स्टॉक टैक्स तो लोगे ही, उसके घुसते ही टैक्स ले लिए, यहां से काम धंधा करके प्रॉफिट कमा के आपको अन्य प्रकार का टैक्स दे रहा है। आप उसे कह रहे हो हमारे देश से जा रहे हो इसका टैक्स दो, हमारे देश में आ रहे हो इसका टैक्स दो। इसी के लिए इसे रॉबिन हुड टैक्स भी मजाक में कहते हैं। गुंडा लोग नहीं होते थे पहले जमाने में, पहले जमाने में नहीं होते थे गुंडा लोग, कहते हैं हमारे एरिया में दुकान खोलोगे तो हम तुमसे वसूली करेंगे। हमारे कई जगह, अब तो भारत में बहुत कम हो रहा है, कई जगह आप जमीन खरीदने जा रहे हो, बहुत जगह हुआ है, और वहां कोई बड़ी डील कर रहे हो, अभी कई जगह होता है, बहुत जगह होता है, नाम लेना नहीं पसंद है। कोई बड़ी डील कर रहे हो, 2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हो, तो उस एरिया के बड़े आदमी का आदमी आपके पास आ जाएगा कि 2 करोड़ वहां भी पहुंचाना है। ठीक, और जो बेच रहा है 2 करोड़ का उसके पास भी आ जाएगा 2 करोड़, उतना वहां भी पहुंचाना है। तो जबरदस्ती का ले रहा है ना, इसलिए रॉबिन हुड टैक्स कहा जाता है, हफ्ता वसूली। हाँ, सुमित करा गुड्डू पंडित, समझ गए? ठीक, ये रहा टोबिन टैक्स। ठीक, चलो तो आज इतना ही करते हैं, कल 6 बजे ही मिलते हैं, 6 बजे ही। कोई ये ना समझे कि क्लास 6:30 की हो गई, क्लास 6 बजे की ही है, तो जाम के कारण 6 बजे याद हो, 6:30 हो गई। ठीक है, तो कल